अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता, एपिसोड 58। मैंने रेक्सिन स्क्वायर के फ्लैट नंबर 7 में पहुंचकर एक मोटी भद्दी सी औरत को फैज़ आलम का कार्ड दिखाया। वो यकीनन मोटे आलम की बीवी थी। उसने मेरे लिए फ्लैट नंबर 5 का दरवाज़ा खोलकर कहा, देखो मैन, तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत होने से कॉल बेल का बटन दबा दो, हम तुमको वो चीज़ सप्लाई करेगा। मैंने कहा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, अब सो जाऊँगा, बस इतना ख्याल रखो कि मेरे दरवाजे पर कोई दस्तक ना दे। वो बोली, तुम 4 दिन तक सोता रहेगा, कोई नहीं उठाएगा। 5वें दिन हमारा आदमी किराया लेने के लिए उठाएगा, फिर सुला देगा। ये कहकर वो चली गई। मैंने दरवाजे को अंदर से बंद किया। उस फ्लैट में एक बेडरूम, डाइनिंग रूम, किचन और बाथरूम सब कुछ था। बड़ी आरामदेह जगह थी। मैंने बिस्तर पर लेटकर वक्त देखा, 4:20 हुए थे। ठीक 40 मिनट के बाद मैं, रसवंती, सोनिया, रोमाना, शर्लक और बेनी दिमागी राब्ता पर यकजा होने वाले थे। मैंने मरियम के दिमाग में झांक कर देखा। पता चला कि रसवंती खूब जी भरकर रोने के बाद सो गई है। वो मुझसे नाराज़ थी, मुझे अपने दिमाग तक पहुंचने ना देती। इसलिए मैंने मरियम को अपना जरिया बनाया। अच्छा हुआ कि वो सो रही थी। लीना के साथ मेरी सोच पढ़ लेती तो उसकी नाराज़गी और बढ़ जाती। मैंने सोनिया से राब्ता कायम किया। वो जिमी के बेडरूम में थी। अब वहाँ पेरिस के कितने ही डॉक्टर जमा हो गए थे। वो डॉक्टर सोनिया और जिमी को तसल्लियाँ दे रहे थे कि तशवीश की बात नहीं, 1 हफ्ता के अंदर जिमी के जख्म भर जाएंगे। मैंने सोनिया को मुखातिब किया, हेलो, क्या तुम्हें तमाम सहूलतें हासिल हो रही हैं? हाँ फरहाद, मालूम होता है जैसे सारा पेरिस हम पर मेहरबान हो गया है। हमें कहीं से लंच और कहीं से डिनर की दावतें दी जा रही हैं। यहाँ के वजीर खारजा खुद तशरीफ़ लाए थे। वो हमारे साथ एक शाम गुजारना चाहते हैं। मास्क मैन के मुल्क के एक सफ़ीर ने हमारे लिए नए मॉडल की कार भेजी है। चूँकि तुम्हारी वजह से हमारा ताल्लुक एक नए मुल्क से है, इसलिए सरकारी तौर पर हमसे इस महल में मुंतकिल होने के लिए दरख्वास्त की जा रही है, जहाँ बैरूनी ममालिक के हुक्काम बतौर मेहमान क़याम करती हैं। मैंने कहा, वो लोग अपने तौर पर सरकारी फ़राइज़ अदा करना चाहते हैं। तुम उनसे कहो कि फरहाद के नए मुल्क में जब तक तुम्हें और जिमी को सरकारी ओहदे नहीं मिलेंगे, तुम किसी मुल्क से सरकारी नौयत की सहूलतें और दावतें कबूल नहीं करोगी। ठीक है, मैं यही जवाब दूंगी। यानी मैं सिर्फ मास्क मैन और सुपर मास्टर से अपनी ज़रूरियात के मुताबिक मुतालबात मनवा सकती हूँ। हाँ, इंशाल्लाह ये दोनों हमेशा हमारे मुतालबात पूरे करते रहेंगे। तुम्हें मेरा मुकर्रर किया हुआ वक्त याद है? याद है। बैंकॉक के वक्त के मुताबिक 5 बजे, यानी यहाँ पेरिस में दिन के 11 बजे मैं और जिमी नक्शा सामने रखकर बैठ जाएंगे। अभी 11:40 हुए हैं। बिल्कुल ठीक, मैं फिर आऊँगा। हेलो फरहाद, रसवंती का लहजा सुनाई दिया। क्या हमारी ये नई मुमलिकत कायम रह सकेगी? मैंने कहा, नई मुमलिकत के सिलसिले में इस कदर आगे बढ़ जाने के बाद तुम ये सवाल कर रही हो? पहले तुम जोश और जज्बों से भरपूर थी, अब तुम्हारे सवाल से मायूसी झलकती है। मेरा जवाब यह है कि हम जज्बात से नहीं अकल से काम लेते रहे तो ये हुकूमत कायम रहेगी। वह तंजिया लहजे में बोली, मेरे पास ज़्यादा अकल नहीं। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि 2 इंसान हम मिजाज ना हो तो एक घर आबाद नहीं कर सकते। रसवंती, हमारे मशरकी घरानों में ऐसी बेशुमार मिसालें हैं कि मियाँ बीवी के मिजाज आपस में नहीं मिलते। वह तमाम ज़िंदगी एक दूसरे से शिकायत करते हैं, लेकिन अपने घर को आग नहीं लगाते। उस घर को बाहमी समझौते से आबाद रखते हैं, अपने बच्चों का शानदार मुस्तकबिल बनाते हैं। इसी तरह एक मुल्क में असम्बली के तमाम मेंबरान हम मजाज नहीं होते। अपने ज़ाती मुफाद की खातिर सब लड़ते हैं, और जब मुल्क की हिफाजती और सलामती की बात आए तो मुत्तहिद हो जाते हैं। वह चुप रही, शायद कोई माकूल जवाब सोच रही थी। मैंने कहा, रसवंती, तुम जज्बाती अंदाज में कह सकती हो कि हमारे मजाज मुख्तलिफ हैं। मैं आवारा हूँ, बदचलन हूँ, इसके बावजूद हमारे मुफादात एक हैं। हम दोनों को एक ऐसी पनाहगाह की ज़रूरत है जहाँ दुश्मन हमारी लालमी में पहुँच ना सकें, जहाँ तुम्हारे रिश्तेदार और मेरे दोस्त महफूज रह सकें। अगर हमने अपना कोई ठिकाना ना बनाया तो मैं एक अरसा से भटक ही रहा हूँ। तुम भी छुपती फिरोगी, किसी दिन किसी बड़ी ताकत के ज़ेरे असर आ जाओगी। कोई भी बड़ा मुल्क बज़ाहिर तुम्हें सर पर बिठा कर रखेगा, लेकिन तुम्हारी हैसियत एक कठपुतली किसी होगी। मैं भी कब तक दुश्मनों से बचता फिरूंगा? कोई बड़ी ताकत किसी दिन मुझे भी कुचल देगी और मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। बोलो, क्या इरादा है? हम जानबूझकर तबाह हो जाएं? वो गहरी संजीदगी से बोली, कोई जानबूझकर तबाह नहीं होना चाहता और अपने साथ अपने चाहने वालों की बर्बादी नहीं देख सकता। हमारी वो नई मुमलिकत ज़रूर कायम होगी। मैं तुम्हारे साथ मुल्की मामलात में बराबर शरीक रहूँगी, मगर हम अपने ज़ाती मामलात में एक दूसरे से दूर रहेंगे। मैंने कहा, मुझे अपनी ज़ात से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं। सोनिया मेरी ज़ात से बाहर निकल गई, तुम भी निकल रही हो। एक दिन रोमाना भी दूर जा सकती है। इसके बावजूद तुम तीनों मेरी जान के इतनी करीब हो कि जान रहने तक मैं तुम ही लोगों के काम आता रहूँगा। तुम्हारा ये फैसला दानिशमंदाना है कि मुल्की मामलात में बराबर मेरी शरीक रहोगी। चलो, अब 5 बज रहे हैं। मरियम से कहो नक्शा देखकर अपनी राय पेश करे। मैंने बिस्तर पर बैठकर नक्शे को खोलते हुए शर्लक से कहा, मैं रसवंती की गवर्नेंस मरियम की राय हासिल कर रहा हूँ। थोड़ी देर में तुम्हारे पास आऊँगा। मैंने शर्लक के बाद रोमाना से कहा, तुम कागज़ कलम लेकर ज़रूरी बातें नोट करोगी। 6 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट भी तुम्हें तैयार करना है। एक टेप रिकॉर्डर और टेप रीलें तैयार रखो। इसके बाद मैं रसवंती के पास पहुंच गया।
मेरी मौजूदगी का एहसास होते ही रसवंती ने मरियम से कहा, यस मम्मी, फरहाद मौजूद है, आप अपनी स्टडी के मुताबिक बताएं। मरियम नक्शा पर झुककर बताने लगी। अर्ज बल्द और तूल बल्द की लकीरों ने मुझे उस मुकाम तक पहुंचाया जिसका हदूद अरबा मरियम बयान कर रही थी। वहाँ की मिट्टी और आब हवा की तफसीलात बयान कर रही थी। वहाँ की आबादी भी बराए नाम थी। सिर्फ सैकड़ों की तादाद में मर्द औरतें वहाँ खेती बाड़ी करते। मरियम का ख्याल था कि दूर उफ्तादा इलाकों में जहाँ ज़िंदगी गुजारने की सहूलतें मुयस्सर नहीं होती वहाँ भी थोड़ी बहुत आबादी होती है। हमें कोई गैर आबाद इलाका नहीं मिलेगा। मैंने शर्लक से रब्ता कायम किया। उसने एक ऐसे सरसब्ज़ शादाब इलाके की निशानदेही की जिसके मशरिक़ व मगरिब और जुनूब की तरफ समुंदर था और शुमाली हिस्सा थाईलैंड से मुंसलिक। वहाँ घने जंगलात भी थे और वो इलाका गुरीलों की पनाहगाहें था। हम मास्क मैन से कहकर वो इलाका खाली करा सकते थे। मुझे ये मशवरा पसंद आया। मैंने रसवंती से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने जवाब दिया, वो इलाका अच्छा है, मगर मास्क मैन शायद इतना अहम इलाका खाली ना करे, या फिर खाली करने से पहले हमारे सामने अपनी शराइत पेश करे। रसवंती, अभी तो हमें अपने तौर पर एक इलाके को मुंतखब करना है। हमारे इंतखाब पर दूसरे क्या कहेंगे ये बाद में देखा जाएगा। वो बोली, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आधा घंटा बाकी है। अगर तुम मास्क मैन के नुमाइंदे से रब्ता कायम करके पहले इस मामले को तय कर लो तो मुनासिब होगा। फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोच नगर का ऐलान कर सकेंगे। मैं मास्क मैन के मुल्क के ज़हीन साइंसदान माइकल विस्की के पास पहुंच गया। वह परेशानी के आलम में इधर से उधर टहल रहा था। उसकी सोच बता रही थी कि वो मुझसे रब्ता कायम करने के लिए बेचैन है। मुझे इतला देना चाहता है कि मेरी और उसकी दोस्ती में एक बहुत बड़ी रुकावट पैदा हो रही है। किसी नामालूम शख्स ने धमकी दी है कि फरहाद और रसवंती की नई मुमलिकत को तस्लीम ना किया जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने नुमाइंदे ना भेजें। यही धमकियां वो दूसरे बड़े बड़े ममालिक को भी दे चुका है। उसका दावा है कि वो 24 घंटे के अंदर फरहाद अली तैमूर को जिंदा या मुर्दा दुनिया वालों के सामने ले आएगा। अगर 24 घंटे से पहले किसी भी मुल्क ने फरहाद से दोस्ती की तो उस मुल्क में तकरीबी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैं उसकी सोच पढ़ रहा था। रसवंती मेरे लाशऊर में उसका तर्जुमा सुन रही थी। वो बोली, ये कमबख्त कौन हमें चैलेंज कर रहा है? मैंने कहा, ठहरो, मैं मालूम कर रहा हूँ। मैंने मालूमात हासिल की। 1 घंटा पहले माइकल विस्की के सेक्रेटरी ने एक फ़ोन कॉल अटेंड की थी। किसी ने कहा था कि वो इस दुनिया को फरहाद और रसवंती के तिलिस्म से बचाएगा। इस सिलसिले में उसे माइकल विस्की से बातें करने का मौका दिया जाए। सेक्रेटरी ने वो फ़ोन कॉल माइकल विस्की की तरफ बढ़ा दी और फ़ौरन ही एक्सचेंज से उस कॉल के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। एक्सचेंज वाले पहले ये इतला इंटेलिजेंस ब्रांच तक पहुंचा चुके थे कि कहीं टेलीफोन के पोल से माइकल विस्की के फ़ोन के साथ कनेक्शन मिलाया गया है। लेकिन वहाँ के जासूस जब उस पोल को तलाश करते हुए वहाँ पहुँचे तो वहाँ के तार कटे हुए थे। फ़ोन करने वाला जा चुका था। मैंने मास्क मैन के दिमाग में झांक कर देखा। वो भी इस सिलसिले में परेशान था। परेशानी ये थी कि मैं इसे मास्क मैन की साजिश समझकर फिर उनका दुश्मन न बन जाऊं, जबकि मास्क मैन वाकई इस साजिश में शरीक नहीं था। मैंने जूनियर सुपर मास्टर की खबर ली। वह भी खासा परेशान नजर आया। चूंकि मास्क मैन और जूनियर सुपर मास्टर इस खुशफहमी में थे कि फरहाद उनके दिमागों तक नहीं पहुंच सका है, लिहाजा वो तन्हाई में मुझे धोखा देने के अंदाज में नहीं सोच रहे थे। वो सब हकीकतन परेशान थे। मेरी तरफ से मजीद नुकसानात बर्दाश्त करने का हौसला नहीं था। वो सहमे हुए थे कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नाकाम हुई तो मैं इंतकामन फिर उन्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। दूसरे बड़े ममालिक के हुक्मरान भी यही सोच रहे थे। बड़े बड़े नामवर ज़हीन सुरागरसां ऐसे लोगों को तलाश कर रहे थे जिन्होंने बैक वक्त कई ममालिक को धमकियां दी थीं और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को नाकाम बनाने की कोशिशें कर रहे थे। वाकई वो अपनी बड़ी कोशिशों में कामयाब हो चुके थे। जब मैं और रसवंती बैंकॉक के प्रेस क्लब में पहुंचे तो वहाँ अखबारात के रिपोर्टर्स नहीं थे। बड़े ममालिक के सिर्फ नुमाइंदे फरियादी बने बैठे थे। मैंने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा, दोस्तों, मैं रसवंती के साथ हाजिर हूँ। यहाँ आने से पहले हमने इत्मीनान हासिल किया है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की नाकामी में तमाम ममालिक के सरबराहों का हाथ नहीं। कुछ नामालूम लोग हैं जो मेरे लिए नामालूम नहीं रहेंगे। मैं बहुत जल्द उनकी शारक तक पहुँच जाऊँगा। नुमाइंदों की भीड़ में अचानक एक शख्स ने कहका लगाया, फिर कहने लगा, फरहाद, उन नामालूम लोगों में से एक मैं हूँ। हम टेलीपैथी नहीं जानते, मगर तुम हमारी जहानत तक नहीं पहुँच सकोगे। सुनो, मेरा नाम काली है। हमारी तंजीम के हर मर्द और औरत का नाम काली बला है। तुम टेलीपैथी के जरिया किसी भी काली बला को अपना मामूल या आलयकार नहीं बना सकोगे, क्योंकि मेरे लिबास के अंदर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक बम मेरे सीने के साथ बंधा हुआ है। तुम मुझे टेलीपैथी के जरिए शिकार करना चाहोगे तो ये बम अचानक ही फट जाएगा। मैंने उसकी सोच पढ़ी। उसके सीने से सचमुच एक छोटा सा बम बंधा हुआ था। जहाँ से वो बंधा हुआ था, अगर उस हिस्सा को खोलने के लिए हाथ लगाया जाता तो इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेटर के जरिए कहीं दूसरी जगह बैठी हुई काली बला को इतला मिल जाती। वह दूसरी काली बला वहाँ बैठे बैठे बम को ब्लास्ट कर सकती थी। मुख्तसर ये कि जो काली बला मुझसे मुखातिब थी या था, मैं उसके दिमाग को कंट्रोल में लेकर उस बम से उसे निजात दिलाना चाहता तो वो मुझसे मजीद बातें करने के लिए जिंदा न रहता। लिहाजा मैं बड़े सब्र से उसकी बातें सुनता रहा। वो अपनी रिस्ट वॉच को देखकर कह रहा था, फरहाद, मेरी उम्र सिर्फ 3 मिनट की है। जब मैं अपनी बातें पूरी कर लूँगा तो ये बम फट पड़ेगा, मेरे जिस्म के टुकड़े बिखर जाएंगे।
आइंदा तुम मुझे ट्रैप नहीं कर सकोगे। हम काली बलाई हैं, हम तुम्हें मारने आएंगे या खुद फना हो जाएंगे। आइंदा यही होता रहेगा। वो एक साथ के लिए चुप हुआ, फिर बोला, मेरी मौत के बाद तुम्हें और असवंती को 15 मिनट की मोहलत दी जाएगी। उस 15 मिनट के अंदर तुम दोनों जहां हो, जिस मुल्क और जिस शहर में हो, वहां के रेडियो स्टेशन से रब्ता कायम करो और अपनी रिहाइशगाह का पता नशर करो। अगर इस हुक्म की तामील ना की गई तो 16वें मिनट पर तन सिंह और वसंती को शूट कर दिया जाएगा। इस वक्त 5 काली बलाएं बंगला नंबर D1 में हैं। एक काली बला स्टेन गन लिए तन सिंह और वसंती के सामने खड़ी हैं। बाकी 4 बलाएं बंगला के आसपास और छत पर मौजूद हैं। कोई भी उस बंगला के करीब आने की हमाकत करेगा तो मारा जाएगा। रसवंती परेशान होकर अपनी बहन और बाप के पास चली गई। वो बोल रहा था, उन 5 काली बलाओं के सीने से भी बम मुंसलिक हैं। तन सिंह और बसंती को हलाक करने के बाद वो 5 भी मेरी तरह मर जाएंगे, ताकि बैंकॉक की फौज या पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार न कर सकें। जब वो किस्सा तमाम हो जाएगा तो 18वें मिनट पर रोमाना की बारी आएगी। फिर रोमाना के बाद सोनिया इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी। मैंने पूछा, तुम काली बलाओं को हमसे क्या दुश्मनी है? क्या तुम अपने सरबराह तक मेरा जवाब पहुंचा दोगे? वो बोला, हम तमाम काली बलाएं अपनी अपनी जगह खुद सरबराह हैं। हम खुद अपनी ज़िंदगी और मौत का फैसला करती हैं और दूसरों को जो फैसला सुनाती हैं वो रहती दुनिया तक अटल रहता है। अब मैं मरने वाला हूँ। मेरे मरने के बाद मेरा ये फैसला अटल रहेगा कि तुम्हें और रसवंती को 15 मिनट के अंदर अपने अपने शहर के रेडियो स्टेशन पहुंचना है। हमारी प्लानिंग के मुताबिक तमाम ममालिक के तमाम शहरों के रेडियो स्टेशनों में तुम दोनों का इंतजार किया जा रहा है। उसकी मौत का आखिरी मिनट शुरू हो चुका था। वह तमाम ममालिक के नुमाइंदों से चीख कर बोला, चले जाओ, इस हॉल से निकलकर दूर चले जाओ, वरना सब के सब मारे जाएंगे। एकदम से भगदड़ मच गई। सभी उस हॉल से बाहर की तरफ भाग रहे थे। मैंने उसे बचाने की उम्मीद में उसके दिमाग को कंट्रोल में लिया। उसके हाथ से उस बेल्ट को खोलना चाहा जिससे बम मुंसलिक था। हाथ वहां पहुंचते एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। मैं उसके मुर्दा दिमाग से निकलकर एक नुमाइंदा के दिमाग में पहुंचा। वो धमाका से दहशतज़दा होकर गिर पड़ा था, फिर उठकर भाग रहा था। बेशुमार लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। यानी ये साबित हो गया कि वो बलाएं मुझे और रसवंती को मंजरेआम पर लाने के लिए हंसते खेलते मौत से खेलती रहेंगी। जिंदगी में पहली बार इतने खतरनाक चैलेंज का सामना था कि जिनसे सामना था वो सामने नहीं थे। उनका अंदाज बता रहा था कि उन्हें किसी भी हालत में बेनकाब करने की कोशिश की गई तो वो फौरन मर जाएंगे। कौन थे ये लोग? मास्कमैन, सुपर मास्टर और दूसरे ममालिक के सरबराह अगर चोरी छुपे इन काली बलाओं की पुश्तपनाही करते तो मुझसे ये साजिश छुपी न रहती, क्योंकि मैं तमाम ममालिक के अहम दिमागों को तस्खीर कर चुका था। मैंने तन सिंह और रसवंती के पास पहुंचकर देखा। वो दोनों वाकई स्टेनगन की जद में थे। उसी वक्त रसवंती ने मुझसे कहा, फरहाद, मैं मरियम के साथ रेडियो स्टेशन की तरफ जा रही हूँ, वरना वो लोग सचमुच उन्हें मार डालेंगे। मैंने कहा, बेशक तुम रेडियो स्टेशन की तरफ जाओ, मगर 12 मिनट तक खुद को जाहिर न करना, मुझे कोशिश करने दो। शायद मैं तुम्हारे अजीज़ों को बचा सकूं। फरहाद, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मगर अब कुछ नहीं कर सकोगे। वहाँ पिताजी और वसंती के सामने वो स्टेनगन वाला बेधड़क बोल रहा है। तुम उसके दिमाग में पहुंच सकते हो, मगर उसे छेड़ नहीं सकते। छेड़ोगे तो उसके सीने से लगा हुआ बम फट जाएगा। पिताजी और वसंती भी उस बम की जद में खड़े हुए हैं। मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि खुद को जाहिर करके ही उन्हें सलामत रख सकूंगी। वो रेडियो स्टेशन की तरफ जा रही थी। मैंने मायूस होकर स्टेनगन वाली काली बला के दिमाग में झांक कर देखा। वाकई काली बला को हमारी टेलीपैथी का खौफ नहीं था। वो बड़ी बेबाकी से तन सिंह और बसंती के सामने बोलता जा रहा था। मैं टेलीपैथी के जरिया उसे वहां से हटाकर दूर ले जाना चाहता तो उसकी जगह दूसरी काली बला आ जाती। फिर उन्हें यह मालूम हो जाता कि टेलीपैथी का अमल शुरू हो गया है। वो खतरा महसूस करते ही मुकर्रर वक्त से पहले तन सिंह और बसंती को हलाक कर देते। मैं हार गया। रसवंती के सामने वाकई यही सूरत रह गई थी कि वो खुद को जाहिर कर दे। वो अपनी ज़िंदगी, अपनी आज़ादी दांव पर लगा रही थी। मैंने रोमाना के पास पहुंचकर कहा, हम बहुत बड़े खतरे से दो चार हैं। फ़ौरन ही अपनी अटैची में थोड़ा सा मेकअप का सामान रखकर वहां से भागो। बैंकॉक से बाहर निकलने की कोशिश करो। मैं अभी आकर तुम्हें तफसील बताऊंगा। मैं वहां से सोनिया के पास पहुंचा। उसकी सोच ने बताया कि कॉटेज के चारों तरफ ज़बरदस्त पहरा है। सुपर मास्टर की तरफ से दरख्वास्त की गई है कि वो और जिमी कॉटेज से बाहर कदम ना निकालें। अनदेखी काली बलाएं उन्हें हलाक करने आ रही हैं। सोनिया ने मुझसे पूछा, क्या यह दुरुस्त है कि सुपर मास्टर ने हमारी हिफाजत के लिए पहरा लगाया है? हाँ, अगरचे सुपर मास्टर दुश्मन है, ताहम मेरे खौफ से वह तुम्हारी हिफाजत के इंतजामात कर रहा है। हम अनदेखे खतरात में घिर गए हैं सोनिया। मैंने सोनिया को काली बलाओं के मुतल्लिक बताया। फिर वापस आने का वादा करके रोमाना के पास पहुंच गया। वो एक टैक्सी की पिछली सीट पर बैठी खिड़की के बाहर गुजरते हुए मनाजिर देख रही थी। मैंने पूछा, किसी ने तुम्हें घर से निकलते वक्त रोका था? नहीं, शर्लक की कोठी के आसपास कोई मुझे रोकने वाला और मेरा ताकुब करने वाला ना था। साहली सड़क पर 4 टैक्सियां खड़ी थीं। मैं वहीं से एक टैक्सी में बैठकर बैंकॉक से बाहर जाऊंगी, मगर चेक पोस्ट से गुजरना होगा। साहिल से कोई मोटर बोट हासिल करो, इस तरह तुम किसी जजीरा में पहुंच जाओगी। वो बोली, ये ड्राइवर अंग्रेजी नहीं जानता, सिर्फ मुकामी जुबान बोलता है। मैं कोशिश करती हूँ कि इसे अपनी बात समझा सकूँ। मैंने घड़ी देखी। मुकर्रर वक्त के 14 मिनट पूरे हो गए थे।
रसवंती रंगून के रेडियो स्टेशन से ऐलान कर रही थी। बैंकॉक के रेडियो स्टेशन से मुखातिब होकर कह रही थी, मैं रसवंती रेडियो रंगून से बोल रही हूँ। बैंकॉक में जो लोग मुझे तलाश कर रही हैं उनके आदमी मुझसे रंगून में मुलाकात कर सकती हैं। मैंने तन सिंह और वसंती के पास पहुंचकर देखा। वो दोनों अभी तक स्टेन गन वाले के सामने खड़े थे। उस कमरे में रेडियो ऑन था। इंस्टेंट रिकॉर्डिंग के जरिए बैंकॉक रेडियो से रसवंती का पैगाम सुनाया जा रहा था। इतने में दूसरी काली बला ने कमरे में दाखिल होकर कहा, अभी अभी पैगाम मिला है कि रंगून में हमारी एक काली बला रसवंती से मुलाकात करने वाली है। उस मुलाकात तक तन सिंह और वसंती को जिंदा रखा जाए। इनके जिंदा रहने तक हम 5 काली बलाओं की उम्र भी चंद मिनट के लिए बढ़ गई है। उनकी बातों के दौरान मैंने एक और काली बला की आवाज़ सुनी। वो रेडियो बैंकॉक से मुझे मुखातिब कर रहा था, फरहाद, मैं भी सीने पर बम बांधे तो मैं मुखातिब करने आ गया हूँ। तुम या बैंकॉक की पुलिस वाले मुझे छेड़ोगे तो मेरे साथ ये रेडियो स्टेशन तबाह हो जाएगा। फरहाद, गौर से सुनो। रसवंती ने हमारे फैसला पर अमल किया है। उसके रिश्तेदार अब सलामत रहेंगे। तुम्हारी रूपोशी रोमाना की मौत बन रही है। अभी 2 मिनट का वक्त है, मुझे बता दो कि तुम कहाँ हो, वरना तुम्हारी जिद तुम्हें महंगी पड़ेगी। अब 1 मिनट 35 सेकंड रह गए हैं। मैंने रोमाना की खबर ली। टैक्सी का रेडियो भी ऑन था। काली बला की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब 1 मिनट 25 सेकंड रह गए। रोमाना अब अगली सीट पर आ गई थी। ड्राइवर को इशारों की जुबान में समझा रही थी कि वो किसी ऐसे घाट पर ले चले जहां किराए पर मोटर बोट मिलती हो। वो इशारे की जुबान में बोला, वो घाट बहुत दूर है। रोमाना ने कहा, कोई बात नहीं, गाड़ी की रफ्तार बढ़ाओ। रफ्तार बढ़ गई। मैंने कहा, रोमाना पीछे देखो, ताक्कुब तो नहीं किया जा रहा। वो सर घुमाकर देखने लगी। दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। वो साहली सड़क वीरान थी। रेडियो से आवाज़ आ रही थी, 1 मिनट 49 सेकंड, 58, 57, 56, 55। मैंने परेशान होकर कहा, रोमाना, बड़े एतमाद से चैलेंज के साथ वक्त बताया जा रहा है। यकीनन मौत करीब है। वो मुकामी ड्राइवर काली बला हो सकती है। उसे छेड़े बगैर टैक्सी से छलांग लगाओ। रोमाना ने एक झटके से दरवाजे को खोला। दूसरे ही लम्हे उसने बाहर की तरफ छलांग लगा दी। सड़क के किनारे आकर गिरी, फिर जमीन पर लुढ़कती हुई एक नारियल के दरख्त से टकराकर रुक गई। बड़ी सख्त चोटें आई थीं। एक पांव का घुटना दर्द की शिद्दत से चिटक रहा था। वो फौरन ही उठ ना सकी। दूसरी तरफ जरा दूर जाकर टैक्सी रुक गई। वह मुकामी ड्राइवर अपनी कमीज उतारता हुआ उसकी जानिब बढ़ रहा था। रोमाना ने देखा, उसके सीने से एक बेल्ट बंधा हुआ था और उस बेल्ट से कोई चीज़ मुंसलिक थी। यकीनन वो छोटा सा बम था। ये देखते ही रोमाना ने उठकर भागने की कोशिश की, मगर बड़े कर्ब से लड़खड़ाते हुए लंगड़ाने लगी। काली बला तेजी से करीब आती जा रही थी। मेरे अंदर खलबली सी पैदा हुई। रोमाना को ऐसी चोट आई थी कि वह जिम्नास्टिक के करतब नहीं दिखा सकती थी। तेजी से भागकर काली बला से दूर नहीं रह सकती थी। फिर आखिरी मिनट का आखिरी सेकंड पूरा हुआ। फिर जैसे मेरी खोपड़ी में ज़बरदस्त धमाका हुआ हो, जैसे रोमाना की चीख मेरी जिंदगी की आखिरी चीख बन गई हो। एकदम से मेरी आंख खुल गई, मगर उठने की सक्कत न रही। मुझ पर सख्ते का आलम तारी हो गया। रोमाना, रोमाना, तुम कहाँ हो? मैंने मौत के बेशुमार तमाशे देखे थे। मैं जानता हूँ कि मुझे भी एक दिन फना हो जाना है, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मौत इतनी जल्दी रोमाना को ले गई है। वो ख्याल की स्क्रीन पर बहरी जहाज पर नजर आ रही थी, जब वो लड़का बनकर रहना पसंद करती थी। फिर मुझे दिखाई दी, वो मेरी कुर्बत की आंच में पिघल कर लड़की बन रही थी। जब उसके बाप ने मुझे जहाज के कैबिन में कैद किया था तो वो पहली बार मेरी आगोश में आई। उस पहले दिन से आज आखिरी दिन तक उसने ऐसा भरपूर प्यार दिया था, ऐसी वफादारी का सबूत दिया था कि मौत उसे मेरे अंदर नहीं मार सकती थी। मगर उसकी सूरत तो अब कभी नजर नहीं आएगी। सदमा की शिद्दत से मेरे दिल में दर्द पैदा हुआ। बड़ा ही नाकाबिले बर्दाश्त दर्द था। मैं बिस्तर से लुढ़क कर फर्श पर गिर पड़ा। पुख्ता फर्श पर मुक्के मारने लगा। ये जुनूनी हरकतें थीं। मैं घूंसे मार रहा था और दांत पीस पीस कर बोल रहा था, मैं दुश्मनों से खेलने वाला अहमक हूँ। मैंने क्यों ना सोचा कि जो हस्ती मुझे चाहेगी वो कभी ना कभी दुश्मनों के हाथों मारी जाएगी। मुझे क्या हक पहुंचता है कि मैं किसी से मोहब्बत करूं, उसके जज्बात से खेलूं, फिर उसे खिलौने की तरह टूट जाने के लिए छोड़ दूं। मैंने ठंडे फर्श पर चेहरे को टेक दिया, जैसे बच्चा माँ की गोद में सर रखकर दुखड़ा बयान करता है। वैसे ही मैं आहिस्ता आहिस्ता कराहने लगा। शमा बीनी का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि 1000 सदमात के बावजूद ज़हनी इंतशार देर तक नहीं रहता। दिमाग ठहर ठहर कर मुझे समझाने लगा, बस करो, होश में रहकर सोचो, समझो और अहद करो कि जो गलती हो चुकी है वो आइंदा नहीं होगी। हाँ, मैंने गहरी सांस छोड़ते हुए दिल ही दिल में कहा, आज मैं अहद करता हूँ कि जब तक जिंदा रहूँगा, इतनी बड़ी दुनिया में तन्हा रहूँगा, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं होगी, कभी किसी से कोई रिश्ता कायम नहीं होगा। जो रिश्ते थे वो सब आज ख़त्म हो चुके हैं। आज से, अभी से एक नया फरहाद जन्म ले रहा है। ये फरहाद दुनिया वालों के लिए बिल्कुल अजनबी रहेगा। मेरे ज़मीर ने दिमाग पर दस्तक दी। पुराने रिश्तों को मंझधार में छोड़ना इंसानियत नहीं। हाँ, मेरी वजह से बेनी और शर्लक पर भी मुसीबत आ सकती है। क्या वो काली बलाएं उन्हें भी निशाना बनाएगी? मैं परेशान होकर फर्श पर बैठ गया। रसवंती ने काली बला के फैसले पर अमल किया था। उसके रिश्तेदारों को जिंदगियों की जमानत मिल गई। अब रसवंती ही उन काली बलाओं से दोस्ताना समझौता करके बेनी और शर्लक की भी हिफाजत कर सकती थी। मैंने उससे दिमागी राब्ता कायम करने के लिए सोचा।
उसी वक्त उसका लहजा सुनाई दिया, मैं तुम्हारे पास हूँ फरहाद। मुझे अफसोस है कि रोमाना बेमौत मारी गई। दरअसल तुम पर उम्मीद थे कि हमेशा की तरह दुश्मनों से निजात हासिल कर लोगे, रोमाना पर आंच नहीं आएगी। मैं यही समझ रही थी, मगर उन काली बलाओं ने खुश्की, समुद्री और फिजाई रास्तों की ज़बरदस्त नाकाबंदी की है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ फरहाद? मैं यही कह सकती हूँ कि सब्र करो और बहुत मोहतात रहो। मैंने पूछा, तुम इस वक्त कहाँ हो? बर्मी हुकूमत की पनाह में हूँ। मेरी दरख्वास्त पर पिताजी और वसंती को यहाँ रंगून मेरे पास पहुँचाया जा रहा है। बेनी और शर्लक का क्या होगा रसवंती? वो बोली, तुम मेरे रिश्तेदारों के लिए दिन रात जिद्दोजहद करते रहे थे। मैं वादा करती हूँ कि बेनी, शर्लक और उनके खानदान को तबाह नहीं होने दूंगी। इस वक्त मैं एक सरकारी इमारत में हूँ। एक काली बला हमेशा मेरे करीब रहती है। उस काली बला का कहना है कि जब तक फरहाद हाथ नहीं आएगा उस वक्त तक एक न एक बला मेरे पास रहा करेगी। यानी जब तुम्हें गिरफ्तार करके मेरे पास पहुंचा दिया जाएगा और बड़े ममालिक हमारे मुतल्लिक कोई दानिशमंदाना फैसला करेंगे तो वो काली बला हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। उसके बोलने के दौरान कमरे का दरवाज़ा खुला। दूसरी काली बला अंदर आई। उसने कहा, रसवंती, अभी हमें इतला मिली है कि फरहाद हमारे आदमियों के निर्गे में आ गया है। वो एक मोटर बोट में समुद्री रास्ते से फरार हो रहा था। उस अहमक को ये नहीं मालूम था कि काली बलाएं दूर दूर तक फैली हुई हैं। तुम उससे राब्ता कायम करो। उसे समझाओ कि अपना रिवॉल्वर फेंक कर खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करे। हम उसे मारना नहीं, जिंदा रखना चाहती हैं। उसकी बकवास सुनकर रसवंती पहले हैरान हुई, फिर समझ गई कि वो किसी दूसरे को फरहाद समझ रही हैं। वो बोली, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि फरहाद ने अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर रखे हैं। मैंने तुम्हारे फैसले पर अमल किया है, इसलिए वो नाराज़ है। वो ज़रा चुप हुई तो मैंने कहा, काली बला से कहो जिन लोगों ने फरहाद को घेर रखा है उनमें से किसी की आवाज़ सुनाई जाए। तुम उस आवाज़ वाले के जरिए फरहाद को हथियार डालने पर मजबूर करोगी। रसवंती ने यही किया। उस काली बला ने एक ट्रांसमीटर ऑन करके अपने एक साथी से राब्ता कायम किया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हम सब इसी पोजीशन में हैं, फरहाद की तरफ बढ़ नहीं सकते। हमारा एक साथी बोट को ड्राइव कर रहा है और वह फरहाद के रिवॉल्वर की जद पर है। हम सब मौत को गले लगा सकती हैं, लेकिन हमारे साथ फरहाद भी मर जाएगा। हमें बताया जाए कि हम क्या करें। मैं उस बोलने वाली काली बला के दिमाग में पहुंच गया। रसवंती के पास से काली बला की आवाज़ मोटर बोट के ट्रांसमीटर पर सुनाई दी। वो कह रहा था, इंतज़ार करो, रसवंती टेलीपैथी के जरिया तुम्हारे पास आ रही है, वो फरहाद को समझाएगी। मैंने मोटर बोट में देखा, एक लंबे कद का सेहतमंद जवान हाथ में रिवॉल्वर लिए बोट ड्राइवर के पास खड़ा हुआ था और उससे पूछ रहा था, तुम लोग फरहाद को गिरफ्तार क्यों करना चाहते हो और मुझे फरहाद क्यों समझ रहे हो? काली बला ने कहा, तुम करीब आकर सिर्फ इतना यकीन दिला दो कि तुम बहरूपिया नहीं हो। तुमने मेकअप नहीं किया है। मैं उस रिवॉल्वर वाले जवान की सोच पढ़ने लगा। वो करीब जाकर अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता था क्योंकि वो मेकअप में था। अपने एक दुश्मन को कत्ल करने के बाद 2 दिन तक मेकअप में खुद को छुपाए रखा। अब उसी मेकअप में समुद्री रास्ते से फरार हो रहा था। मैंने उसकी जुबान से कहा, मैं तुम लोगों के करीब जाने की हमाकत नहीं कर सकता। चलो मैं इकरार करता हूँ कि मैं फरहाद हूँ। एक काली बला ने फौरन ही ट्रांसमीटर को ऑन करते हुए कहा, हेलो, फरहाद अपनी असलियत का इकरार कर रहा है। रसवंती अभी तक नहीं पहुंची, ओवर। रसवंती ने अपनी पास खड़ी हुई काली बला से कहा, मैं फरहाद के दिमाग में हूँ, उसे रिवॉल्वर फेंकने के लिए कह रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करो। काली बला ने ट्रांसमीटर पर कहा, रसवंती टेलीपैथी के जरिया फरहाद से बातें कर रही है। तुम भी फरहाद को यकीन दिलाओ कि हम उसे मारना नहीं चाहते। हम उसे दोस्ती करने के लिए उसकी शराइत मान लेंगे। मैंने उस कातिल जवान की जुबान से कहा, यह ट्रांसमीटर बंद करो। रोमाना मेरी जिंदगी थी, वो नहीं रही, तो अब मैं भी तुम्हारा दोस्त बनकर नहीं रहूंगा। आओ हम अपनी लाशों के टुकड़े करके उन्हें समुद्र की तह में पहुंचा दें। ये कहते उसने काली बला के सीने पर फायर कर दिया। फायर की आवाज़ के साथ ही बम का धमाका सुनाई दिया। यकीनन पुराने कपड़े की तरह मोटर बोट की धज्जियां उड़ी होंगी। मुझे वह तमाशा दिखाने के लिए वहां कोई दिमाग जिंदा नहीं था। मैंने रसवंती से कहा, खामोश ना रहो, फरहाद की मौत पर मातम करो। यक बयक वो चीख कर बोली, फरहाद नहीं नहीं, फरहाद तुम नहीं मर सकते, नहीं मर सकते। ये कहते ही वो धाड़े मारकर रोने लगी। काली बला ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो छाती पीट कर बोली, वो जिद्दी था, मुझ पर एहसानात करता रहा। हाय कैसा जिद्दी था, मुझे अपने काम आने का मौका नहीं दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा। नहीं नहीं, तुम्हें मौत नहीं आ सकती। वो जुनूनी अंदाज में अपना सर इनकार में हिलाने लगी, अपने बाल नोचने लगी। काली बला ने ट्रांसमीटर ऑन करके बोट वाली बलाओं से राब्ता कायम करना चाहा। तब तस्दीक हो गई कि फरहाद के साथ सभी फना हो चुकी हैं। अगरचे बड़े बड़े ममालिक को मेरी मौत का यकीन मुश्किल ही से आएगा। अब से पहले भी एक बार दस्तावेजी फिल्म के जरिए मेरी मौत की तस्दीक हुई थी। दूसरी बार मेरी मौत का यकीन नहीं आएगा, लेकिन यह इत्मीनान मुझे था कि काली बलाएं यकीन कर लेंगी। ट्रांसमीटर के जरिए उनके साथियों ने मरने से पहले यकीन दिलाया था कि वो फरहाद के साथ मर रही हैं। मजीद यह कि रसवंती की मातम आफगुजारी से बनावट नहीं झलक रही थी। वो रोते रोते बेहोश होकर गिर पड़ी। वो दोनों काली बलाएं उस पर झुक गईं, उसकी नब्ज टटोलने और उसकी बेहोशी को समझने लगीं। रसवंती को सांस रोकने में महारत हासिल थी, बेहोशी का नाटक खूब खेल रही थी।
उन दोनों में से एक डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ा, दूसरा सोच रहा था कि हेडक्वार्टर तक इस वाक्य की इत्तला पहुंचाना चाहिए। वो ट्रांसमीटर ऑन करके राब्ता कायम करने लगा। उसकी सोच ने बता दिया कि वो सिर्फ वाक्य की इत्तला देगा, दूसरी तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं होगा। वह फरहाद की मौत और रसवंती की बेहोशी के बावजूद मोहतात और सहमे हुए थे। चंद काली बलाओं को हेडक्वार्टर से बातें करने की इजाज़त दी गई थी। दूसरी काली बलाएं चुप रहने की पाबंद थीं। वो पैगामात सुन सकती थी, जवाब नहीं दे सकती थी। मुख्तसर ये कि मैं और रसवंती हेडक्वार्टर की किसी बला तक नहीं पहुंच सके। डॉक्टर वहां आया। उसके आने से पहले ही रसवंती होश में आ गई, लेकिन इस तरह के सकते की हालत में छत को घूरे जा रही थी। मैंने कहा, शुक्रिया रसवंती, बहुत उम्दा परफॉर्मेंस है। अब जरा वहां के गवर्नर के दिमाग में पहुंचो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे सिलसिला में क्या हो रहा है। बर्मा के गवर्नर से रसवंती की बातें पहले हो चुकी थीं। उसी ने रसवंती को सरकारी इमारत में पनाह दी थी। मैं उसके जरिए उस हाकिम के पास पहुंच गया। वो बहुत परेशान नजर आ रहा था। तमाम बड़े ममालिक के सफ़ीर या के बाद दीगर मुलाकात के लिए आ रहे थे। कोई सफ़ीर दरख्वास्त कर रहा था कि रसवंती को उसके मुल्क में पहुंचाया जाए। कोई धमकी दे रहा था कि रसवंती उसके मुल्क में ना पहुंचाई गई तो जंग छिड़ जाएगी। ऐसे ही वक्त इतला पहुंची कि फरहाद मौत की नींद सो चुका है। एक काली बला कह रही थी कि जब तक हेडक्वार्टर से कोई आखिरी फैसला नहीं सुना जाएगा, वो काली बलाएं रसवंती के साथ लगी रहेंगी। मैंने कहा, रसवंती चंद घंटे बाद मेरी मौत की खबर आम होगी। बड़े ममालिक के सरबराहों को भी किसी हद तक यकीन आ जाएगा, तो सबकी तवज्जो सिर्फ तुम पर होगी, और वो सब तुम्हें जिंदा रखने और अपने मुल्क में तुम्हें रखने के लिए आपस में कुत्तों की तरह लड़ेंगे। थोड़ी देर बाद देखा जाएगा। तुम पहली फुर्सत में बेनी और शर्ला की हिफाजत के लिए शराइत पेश करो। ये अच्छा मौका है। तमाम ममालिक तुम्हारी खुशनुदी हासिल करने के लिए बेनी और शर्ला के मुहाफिज बन जाएंगे। फरहाद में बड़े सुहाने सपने देख रही थी। अपनी उस नई ममलिकत में राज कर रही थी जिसे मैं कायम नहीं कर सकूंगी। तुम बताओ, क्या बाजी हार गई हो? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, अभी मैं अपने अंदर की जिद को कुचल रहा हूं। ये जिद मुझे किसी के आगे हार मानने नहीं देती। इस जिद के हाथों में आए दिन अपने दुश्मनों की तादाद बढ़ाता रहा। कभी मैं अपनी दास्तान लिखूंगा तो पढ़ने वाले बोर हो जाएंगे कि मेरी दास्तान में यकसानियत पैदा हो गई है। मैं महबूबाएं पालता हूं और दुश्मनों की एक टीम से निमटकर दूसरे नए दुश्मन पैदा कर लेता हूं। मैंने एक सिगरेट निकाल कर सुलगाया, फिर एक गहरा कश लेकर धुआं छोड़ते हुए कहा, सच तो यह है कि मेरी जिंदगी गुजारने के अंदाज में जो यकसानियत पैदा हो गई है उससे मैं खुद बेजार हो गया हूं। नई मुमलिकत हासिल करने वाली बाजी अभी मेरे हाथ में है। अब मैं मुर्दा फरहाद बनकर एक एक काली बलाक को चुन चुन कर मार सकता हूं। रोमाना जैसी अजीज हस्ती को खोने के बाद अब कुछ हारने के लिए नहीं रहा। बेनी और शर्लाक तुम्हारी हिफाजत में रहेंगे। जिस तरह तुमने हालात के मुताबिक दुश्मनों से समझौता किया, सोनिया भी मसलिहत अंदेश है, वो भी इसी तरह दुश्मनों को शायद दोस्त बना लेगी। अब मैं तन्हा हूं, आज़ाद हूं, दुश्मनों की दानिस्त में मुर्दा हूं। उनकी नज़रों में जिंदा भी हुआ तो अब वह मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकेंगे। इन तमाम बातों के पेश नज़र तुम समझ सकती हो कि मैंने बाजी नहीं हारी। कुछ अरसा मुर्दा बनकर काली बलाओं से निमटकर फिर बड़े ममालिक से बाजी जीत सकता हूं, मगर अब जीतना नहीं चाहता। रसवंती ने कहा, मैं समझ रही हूं। रोमाना की मौत ने तुम्हें बहुत मुतासिर किया है। हाँ, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि बाजी जीतने की जिद में रोमाना को हार गया। इतना बड़ा नुकसान उठाने के बाद अब मैं जिंदगी गुजारने का अंदाज बदल रहा हूं। अब मैं सोचूंगा कि मैं किसी नए रूप में जिंदगी कैसे गुजार सकता हूं, ऐसे कि अब मेरा कोई दुश्मन ना हो। मैं चुपचाप एक पुरसुकून जिंदगी गुजारूं। मेरे अंदर जो इंतकामी जज्बात हैं उन्हें हमेशा के लिए कुचल डालूं। इंसानों के इस जंगल में पता नहीं कितने मर्द, औरतें और बच्चे अजनबी फरहाद की जिंदगी में आएंगे। कोई फरहाद को कभी नहीं पहचान सकेगा। कोई फरहाद का दोस्त और रिश्तेदार नहीं बन सकेगा। अब मैं रोमाना की तरह किसी की जिंदगी को दाव पर नहीं लगाऊंगा। रसवंती ने कहा, जब मैं दुश्मनों से समझौता कर रही हूं तो तुम चुपचाप पुरसुकून जिंदगी गुजारने का फैसला कर रहे हो। क्या ही अच्छा होता कि तुम एक अलहदा मुल्क की बजाय एक छोटा सा घर बनाते और हम दोनों वहां चैन से जिंदगी बसर करते। रसवंती, मैं अब भी वो घर नहीं बनाऊंगा जहां एक बीवी और बच्चे होते हैं। मैंने कहा ना कि कोई रिश्ता नहीं होगा, कोई रोमाना की तरह नहीं मरेगा। फरहाद, आइंदा क्या होगा हम में से कोई नहीं जानता। तुम ये बताओ कि अब कहाँ जाओगे, क्या करोगे? मुझे सोचने दो, फिर बताऊंगा। रसवंती से थोड़ी देर बाद राब्ता खत्म हो गया। मैं दूसरा सिगरेट सुलगाकर सोचने लगा। इस दुनिया में बेशुमार लोग गुमनामी की पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं, शोहरत हासिल करके मुसीबतें मोल नहीं लेते। अगर मैं दूसरों की नज़रों में आने वाला कोई काम ना करूं, अगर मैं किसी के सामने टेलीपैथी का मुजाहरा ना करूं, तो ना कोई मुझे पहचानेगा और ना ही कोई मेरी ज़ात में दिलचस्पी लेगा। इंसान फितरतन तजस्सुस पसंद है। वो इसी फिक्र में रहता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोच रही हैं। भाई कुछ भी सोच रही हो, अगर दूसरों से ज़्यादा तवक्को ना रखें, दूसरों के मोहताज ना रहें, अपने काम से काम रखें, तो हमें कभी ये सोचना ना पड़े कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं इस नतीजा पर पहुंचा कि टेलीपैथी अजाब लाती है। आइंदा मैं किसी के ख्यालात ना पढ़ूं, एक आम शख्स की तरह अपने हालात से गुजरता रहूं। हाँ, अगर कभी ऐसी मुसीबत नाजिल हो कि निजात हासिल करने के लिए बहुत मजबूर होकर टेलीपैथी का सहारा लेना पड़े,
तो मैं मजबूरन सिर्फ इसी हद तक ख्याल ख्वानी करूंगा कि अपनी ज़ात के नुकसान से बच सकूं। उसके बाद फिर टेलीपैथी को अपने दिमाग के स्टोर रूम में मुकफ्फल कर दूंगा। इस फैसला से मुझे ताकत मिली। दिमाग ने समझाया मुझे अभी ख्याल ख्वानी को तर्क कर देना चाहिए। रसवंती अपने वादा के मुताबिक बेनी और शर्ला की हिफाजत करती रहेगी। मैं उनकी फिक्र नहीं करूंगा और ना ही ख्यालात पढ़ूंगा। बेनी को सदमा होगा, मगर ये सोचकर रफ्ता रफ्ता सब्र कर लेगी कि मरने वाले वापस नहीं आते। सोनिया को भी सब्र आ जाएगा। वैसे भी उसे जिमी के प्यार का सहारा मिल चुका है। कभी वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार होगी तो देखा जाएगा। अपने फैसले पर सख्ती से अमल करने के लिए मैंने सोचा कि रसवंती से भी ख्याल ख्वानी के जरिया गुफ्तगू नहीं करूं। हाँ, वो मेरे दिमाग में आकर बातें करे तो ये दूसरी बात होगी। उसी वक्त रसवंती का लहजा सुनाई दिया। ठीक है फरहाद, प्यासा कुएं के पास जाता है। मैं ही तुमसे बातें कर लिया करूंगी। तुम अपने फैसला पर अमल करके देखो। मेरी भी यही तमन्ना है कि अब तुम्हें कोई ना पहचाने। तुम दुनिया के लिए मर चुके हो, सिर्फ मेरे लिए जिंदा रहोगे। मैं कभी ना कभी तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। मैंने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम जब भी आओगे तुम्हारे पीछे हंगामे भी आएंगे। मैं सोच समझकर तुम्हारी तरफ कदम उठाऊंगी। छोड़ो ये बात की बातें हैं। तुमने अभी तक ये नहीं सोचा कि अब क्या करोगे। तुम जहां हो वो तुम्हारी मुस्तकिल पनाहगाह नहीं बन सकती। हाँ, लीना मुझे इस इमारत तक छोड़कर गई है। सामी को अमानत के तौर पर ले गई है। अगर मैं आधी रात तक लीना के पास नहीं जाऊंगा तो वो यहाँ आ जाएगी। फरहाद, सामी तुम्हारी पहचान बन गई है। सामी, मेरी वफादार सामी। मैंने सोचा था कि कभी सामी का साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो सचमुच मेरी पहचान का जरिया बन गई थी। वो मेरे साथ होगी तो मैं हजार बहरूप में पहचान लिया जाऊंगा। तो क्या मैं उस बेजुबान जानवर का भी साथ छोड़ दूं? इंसान अपने किरदार की खूबियों से हजारों मिसालें पेश करता है, मगर एक जानवर की बेमिसाल वफादारी की मिसाल पेश नहीं कर सकता। मैंने कहा, रसवंती, मैंने इंसानी रिश्तों से दूर रहने का अहद कर लिया है, मगर सामी से दूर रहूंगा तो मेरा ज़मीर मुझे मुलामत करेगा। खुदा करे ऐसी कोई सूरत पैदा हो कि सामी का साथ ना छूटे। साथ नहीं छूटेगा तो तुम्हारे चेहरे से मेकअप छुड़ाकर दुश्मन तुम्हें पहचान लेंगे। मैंने सामी की चाहत में कहा, कोई ऐसा मेकअप हो कि कभी ना छूटे, या फिर मैं अपना चेहरा बिगाड़ लूं ताकि पहचाने जाने का अंदेशा न रहे। ऐसा कहते वक्त मेरे दिमाग में अचानक एक तदबीर आई। मैंने कहा, रसवंती, मैं प्लास्टिक सर्जरी के जरिया हमेशा के लिए चेहरा तब्दील कर लूंगा। ये तुम्हें क्या सूझ रही है? इतने अच्छे चेहरे को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहते हो? मैं इसका मशवरा नहीं दूंगी। तुम इसलिए कह रही हो कि तुम इस चेहरे से मोहब्बत करती हो, इसे पूजती हो। हाँ, तुम्हारी सूरत मेरे जहन में नक्श है। जहन पर जो नक्श हो कभी नहीं मिटता। सूरतें बनती बिगड़ती रहती हैं। अगर मैं प्लास्टिक सर्जरी के मराहल से गुजर जाऊं तो आइंदा कभी मेकअप करने और रूप बदलने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। दुरुस्त कहते हो। सारी उम्र नए चेहरे के साथ जिंदा रहना हो तो प्लास्टिक सर्जरी से गुजरना ठीक है, लेकिन सर्जरी के बाद भी तुमने ख्याल ख्वानी की तो फरहाद की हैसियत से पहचान लिए जाओगे। बेहतर है पहले खुद को तोल लो कि अपने फैसला पर अटल रह सकते हो या नहीं। मैं फैसला कर चुका हूँ। मेरा ये इरादा फौलादी रहेगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। रसवंती ने कहा, फरहाद, कुछ लोग मिलने आ रही हैं, ज़रा देखें वो क्या कहती हैं। मैंने कहा, उनकी बातें सुनने के लिए मुझे तुम्हारे दिमाग में पहुंचना होगा और मैं ख्याल ख्वानी से परहेज करने लगा हूँ। मेरा मशवरा है कि तुम आने वालों से बातें करो। अगर तुम्हें कोई उलझन या परेशानी होगी तो मुझे बुला लेना। मजबूरी की हालत में मैं तुम्हारी सोच तक पहुंच सकता हूँ। वो मेरे मशवरे को मानकर रुखसत हो गई। उसके जाते ही मैंने प्लास्टिक सर्जरी के मुतल्लिक सोचना शुरू किया। उसके अच्छे बुरे पहलुओं पर गौर करने लगा। दुश्मनों से सारी उम्र छुपे रहने के लिए यही एक सूरत बेहतर नजर आ रही थी, और इस तरह सामी भी मेरे साथ रह सकती थी। काफ़ी देर तक गौर करने के बाद ऐसे डॉक्टर की तलाश का मरहला आया जो प्लास्टिक सर्जरी का माहिर हो। इस मसला पर थोड़ी देर और सर खपाने के बाद गटर पीपल्स का डॉक्टर आर्थर याद आया। वो मुझे बता सकता था कि प्लास्टिक सर्जरी का माहिर सर्जन कहाँ मिल सकता है। फिर वही ख्याल ख्वानी की बात आई। मैं डॉक्टर आर्थर की सोच पढ़कर ही मालूमात हासिल कर सकता था। चूंकि ये एक अहम मसला था इसलिए मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। रात के 10 बजने वाले थे। डॉक्टर आर्थर एक शानदार ऑफिस में बैठा हुआ प्रोफेसर और बटरफ्लाई से बातें कर रहा था। गटर पीपल्स की इमदाद के लिए शर्लक ने $50,000 और मेरे अजनबी मेहरबान ने मास्कमैन की तरफ से $2 लाख दिए थे। इतनी कसी रकम हासिल करने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री कायम करने का मंसूबा बनाया। औरतों और बच्चों के लिए कॉटेज इंडस्ट्री की इब्तदा हो चुकी थी। इस सिलसिले में वो इतनी रात तक अपने दफ्तर में बैठे हुए कारोबार और आमदनी बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे थे। बटरफ्लाई ने मेरे वादा के मुताबिक मेरा इंतजार किया होगा और फिर मायूस हो गई होगी। वो भी सुपर मास्टर के आदमियों से छुपती फिर रही थी। मैंने एक बार उसे मशवरा दिया था कि वो प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपना चेहरा तब्दील कर ले। मैंने डॉक्टर आर्थर की सोच के जरिए प्लास्टिक सर्जरी की बहस छेड़ दी। डॉक्टर ने भूमि को उर्फ बटरफ्लाई से कहा, अरे हाँ, याद आया, मिस्टर फरहाद ने तुम्हें सूरत बदल कर रहने का मशवरा दिया था। पता नहीं वो पुरस्कार शख्स कहाँ गुम हो गया है। बटरफ्लाई ने सर्द आह भरकर कहा, वो आगे जाने के बाद पीछे पलट कर नहीं देखता है, फिर भी उसका बड़ा एहसान है।
उसने गटर पीपल्स के मुस्तकबिल को शानदार बना दिया है। रह गई मेरी सूरत बदलने की बात तो ये मुमकिन नहीं है। सुना है प्लास्टिक सर्जरी के मरहलों से गुजरने के लिए लाखों डॉलर लगते हैं। डॉक्टर आर्थर ने कहा, यह बैंकॉक में एक आलमी शोहरत याफ्ता माहिर सर्जन है, मगर बेहद अय्याश और लालची है। यकीनन बड़ी रकम का मुतालबा करता होगा। मैंने आर्थर की सोच में कहा, ज़रा मालूम करना चाहिए कि प्लास्टिक सर्जरी के अखराजात क्या होती हैं। मेरे उकसाने पर उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। उसके ज़हन में एक जापानी डॉक्टर होमागाची का नाम था। राब्ता कायम होते ही डॉक्टर होमागाची के सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। वो आर्थर का सवाल सुनने के बाद जवाब दे रहा था, सॉरी, डॉक्टर होमागाची अगले मौसम बहार तक मसरूफ़ हैं, फ़िलहाल वो कोई केस नहीं लेंगे। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया। अब वो सेक्रेटरी जापानी ज़ुबान में सोच रहा था, डॉक्टर को तो अय्याशी से फुर्सत ही नहीं मिलती, वो केस क्या लेगा। एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 चेहरों की सर्जरी करता है और ऐश करता है। इस वक्त भी किसी मुकामी लड़की के साथ मुंह काला कर रहा है। ओह, मैं भूल ही गया, मादाम सुबूरा का पैगाम पहुंचाना है। वह रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने दूसरी तरफ से डॉक्टर होमागाची की धाड़ती हुई आवाज़ सुनी, क्या तुम नहीं जानते कि इस वक्त मैं कोई फ़ोन कॉल बर्दाश्त नहीं करता। सेक्रेटरी ने हकलाते हुए कहा, जनाब, वो मादाम सुबूरा का ज़रूरी पैगाम है कि। डॉक्टर ने मादाम को एक ज़बरदस्त गाली देकर रिसीवर पटक दिया। वह बहुत ज़्यादा पिए हुए था और अपनी ख्वाबगाह में एक पीने वाली के साथ खुद एक गाली बना हुआ था। ऐसे वक्त मुझे वहाँ नहीं रहना चाहिए था, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। मैंने उसके नशीले जहन को भड़काया। उसने गुस्सा में लड़की की पिटाई शुरू कर दी। वो खौफजदा होकर चीखती हुई वहाँ से भाग गई। तब मैंने डॉक्टर के जहन को कुरीदना शुरू किया। वो नशा में बेहाल होकर बिस्तर पर औंधे मुँह पड़ा था। उसकी सोच बता रही थी कि वो एक साली बंगला नंबर S42 में है। वो बंगला सिर्फ अय्याशी के लिए मखसूस था। उसका इल्म सिर्फ उसके सेक्रेटरी को था। डॉक्टर की बीवी, जो मादाम सबूरा कहलाती थी, वो भी इस बंगला के मुतल्लिक नहीं जानती थी। मैं फर्श पर उठकर खड़ा हो गया, दुनिया का नक्शा उठाकर उसके टुकड़े टुकड़े किए, बाथरूम में जाकर उसे गटर में बहा दिया। इसके बाद फ्लैट से निकलकर जीने के पास आया। मोटे फैज आलम की मोटी बीवी से सामना नहीं हुआ, ये अच्छा ही हुआ। मैं तेज़ी से जीना उतर कर इमारत से बाहर आ गया। उस वक्त मेरे जहन में ये बात थी कि मैं तन्हा डॉक्टर होमागाची से निमट नहीं सकूंगा। वो यकीनन टेलीपैथी का शिकार होगा, लेकिन सर्जरी के दौरान जब मैं होशो हवास में नहीं रहूंगा तो वो इंतकामन मुझे मार डालेगा या मुझे मेरे दुश्मनों के हवाले कर देगा। मैं इमारत से दूर जा रहा था। ऐसे वक्त रसवंती काम नहीं आ सकती थी, क्योंकि वह जापानी जुबान नहीं जानती थी। डॉक्टर को ट्रैप नहीं कर सकती थी। यूं भी वो बड़े ममालिक के दरमियान तनाज़ा का बाइस बनी रहेगी। दिन रात मुझ पर तवज्जो नहीं दे सकेगी। प्लास्टिक सर्जरी का अमल कई माह तक जारी रहने वाला था। मुझे एक मुस्तकिल मुहाफिज की ज़रूरत थी, ऐसा मुहाफिज जो दिन रात डॉक्टर के सर पर मुसल्लत रहे। मैं थोड़ी दूर जाकर रुक गया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं किसी को दोस्त या रिश्तेदार नहीं बनाना चाहता था, मगर अब एक काबिल एतमाद साथी की ज़रूरत पेश आ गई थी, और इस अजनबी शहर में कोई ऐसा ना था जिस पर मैं एतमाद कर सकता, यानी उसे ऐसा राजदार बना लेता कि वो मुझे नए रूप में भी पहचानता रहे, और ये मुझे मंजूर ना था। 10 मिनट बाद मैंने लीना की कार देखी। इस कार को मैं अच्छी तरह पहचानता था। दूर से उसे देखते ही मुंह फेर कर खड़ा हो गया। कार गुजर गई, आगे जाकर रेक्सन स्क्वायर की इमारत के सामने रुक गई। लीना कार से उतरकर मुझसे मिलने मेरे फ्लैट की तरफ जा रही थी। मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक सोच के जरिए मालूम किया कि वो सामी को कार में छोड़कर गई है। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ कार की सिमत बढ़ने लगा। एक ख्याल आया कि मैं लीना को राजदार बना लूं, मगर यह ख्याल कमज़ोर था। वो लड़की डॉक्टर होमागाची को अपने काबू में नहीं रख सकती थी। मैंने कार के करीब पहुंचकर इमारत की जानिब देखा। लीना इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकती थी। सामी मुझे देखते ही कार के अंदर उछलने लगी। मैंने दरवाज़ा खोलकर उसे बाजू में उठाया, फिर दरवाजे को बंद करके वहां से दौड़ता चला गया। थोड़ी दूर जाकर मैं रुक गया। रास्ता बदलकर तेजी से मुख्तलिफ गलियों को अबूर करने लगा। एक गली में कुत्ता भौंकने लगा। मैं उस गली से मुड़कर दूसरी गली में पहुंच गया, लेकिन उस कुत्ते के भौंकने का एक फ़ायदा हुआ। अचानक मुझे वो डॉग मास्टर याद आ गया, जो बैंकॉक में रहने वाले बॉस के खूंखार कुत्तों को अपने काबू में रखता था। वो मेरा अकीदतमंद था, मेरा गुलाम बनकर रहना चाहता था। उसके बॉस ने हुक्म दिया था कि 2 खूंखार कुत्ते मुझ पर छोड़ दिए जाएं, लेकिन डॉग मास्टर ने उस बॉस को ही कुत्तों का निशाना बना दिया। हाँ, वही एक फर्माबरदार शख्स ऐसा था जो गुलामी की हद तक मेरा राजदार बनकर रह सकता था। मैं फ़ौरन ही उसके पास पहुंच गया। वो सोने के लिए अपने कमरे में जा रहा था। मैंने उसे मुखातिब किया तो वो खुशी से उछलकर बोला, आका, ये आप हैं? मैंने कहा, हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। हुक्म दे आका। आपके कदमों की खाक कहाँ है? मैं वहाँ जान देने के लिए पहुँच सकता हूँ। मैंने पूछा, तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? उसने बताया कि रिवॉल्वर है और वो अपने बॉस की कार में मुझ तक पहुँच सकता है। मैंने पूछा, नया बॉस कौन है? वो बोला, अभी नए बॉस का इंतखाब नहीं हुआ। डॉग मास्टर, ये फैसला करके आओ कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। आका, आप ये कहकर मुझे नई ज़िंदगी दे रही हैं। अब आपके कदमों से मुझे मौत ही ले जाएगी, लेकिन यहाँ से मेरी रवानगी तकरीबन 15 मिनट के बाद होगी। मैं अपने तमाम कपड़े जला कर आऊँगा ताकि वो कुत्ते मेरी बू ना पा सकें।
शाबाश, तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ आओ। तुम वहां से चलोगे तो मैं मुलाकात की जगह बताऊंगा। वो वहां से रवानगी की तैयारियां करने लगी। मैं सामी को बाजू में उठाए मुख्तलिफ गलियों में भटकता हुआ एक कुशादा सड़क पर पहुंच गया। आधी रात होने को थी मगर रास्ते रोशन थे। गाड़ियां खासी तादाद में आती जाती नजर आ रही थी। दिन रात खुली रहने वाली दुकानों में खरीदो फरोख्त जारी थी। मैं कुछ खाने और वक्त गुजारने के लिए कैफे में दाखिल हो गया। कुछ लोग खाते पीते नजर आ रहे थे। रात को निकलने वाली औरतें भी थीं। मैंने सैंडविचेज और कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। सामी ने कुछ खाने से इनकार किया। इतने में एक हसीना ने करीब आकर मुस्कुराकर पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मैंने खुश्क लहजे में जवाब दिया, सॉरी, मेरा एक साथी आने वाला है। वो नागवारी से होंठ सुकेड़ कर मटकती हुई काउंटर के पास चली गई। मैंने दिमाग की स्क्रीन पर डॉग मास्टर को देखा। वो अपने तमाम मैले कपड़े जला डालने के बाद एक अटैची लेकर कार में चल पड़ा। मैंने कहा, सुनो, मैं डे एंड नाइट शॉपिंग सेंटर के पास कैफे विक्टोरिया में बैठा हुआ हूँ। मेरी पहचान यह है कि मेरे पास एक बिल्ली है। वैसे तुम कैफे में दाखिल हो गए तो मैं खुद ही उठकर तुमसे मुसाफिया करूंगा। आका, मैं आपके हाथों को चूम लूंगा। ऐसी हमाकत ना करना, मैं हुलिये से आका नजर नहीं आता। फिर कभी गुलाम बनकर हाथों को चूम लेना। अभी हम दो दोस्तों की हैसियत से मिलेंगे। वो मायूस होकर बोला, मैं पहली बार आपके सामने आ रहा हूँ। आपके सामने घुटने टेकना चाहता हूँ। आप मुझे मेरे हक से महरूम कर रही हैं। आका, मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता। मैं आपका अदना गुलाम हूँ। कैफे के बाहर आपका मुंतजिर रहूंगा। ठीक है, तुम्हारा बाहर ही रहना बेहतर है। मैंने थोड़े से सैंडविचेस खाए, फिर कॉफ़ी पीने लगा। औरतें बार बार मुझे देख रही थीं और अदाएं दिखा रही थीं ताकि मैं मजबूर होकर किसी एक को बुला लूं। मैं तन्हा नहीं था, मेरे साथ रोमाना का गम था। दिमाग के किसी गोशा में किसी औरत की ख्वाहिश नहीं थी, इसीलिए लीना को भी नज़रअंदाज कर दिया। कॉफ़ी पीने के बाद मैंने बिल अदा किया, फिर सामी को उठाकर बाहर आ गया। कैफे के सामने एक कार के पिछले दरवाजे के पास एक लंबा तड़ंगा निहायत ही बदसूरत हबशी खड़ा हुआ था। उसकी सूरत ऐसी भयानक थी कि कमज़ोर दिल के लोग नीम तारीकी में उसे देखकर डर जाते। उसने मुझे देखा, फिर सामी को देखते ही पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर फुटपाथ पर दोजानू हो गया। सर को झुकाकर एक हाथ सीने पर रख लिया। मैं बौखलाकर तेजी से चलता हुआ पिछली सीट पर बैठ गया। अच्छा हुआ कि आधी रात का ये तमाशा देखने वाले ज़्यादा लोग नहीं थे। करीब ही फुटपाथ पर से गुजरने वाले कुछ लोग ठिठक गए। वो कमबख्त अपनी गुलामाना ज़हनियत से बाज नहीं आया। उसने फुटपाथ से उठकर पिछली सीट के दरवाजे को बंद किया, फिर ठिठकने वाले लोगों की तरफ देखकर घुराया, गेट आउट फ्रॉम हेयर। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे खूंखार कुत्ता भौंक रहा हो। उसकी सूरत भी ऐसी भयानक और खूंखार किस्म की थी कि लोग सहम कर पीछे चले गए। उसने स्टीयरिंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट की। दूसरा ही लम्हा हम वहां से दूर होते जा रहे थे। मैंने कहा, मैं हालात से मजबूर होकर छुपता फिर रहा हूँ, मगर तुम्हारे ये गुलामों जैसा अंदाज दुनिया वालों को मेरी तरफ मुतवज्जा करेगा। वो इनकिसारी से बोला, आका, आप मेरे जज्बात को समझें। मैं अब तक आपको ख्याल ख्वानी में पूछता रहा हूँ। आपको सामने देखकर मेरी क्या हालत हो रही है आप टेलीपैथी से समझ सकते हैं। वैसे आइंदा मैं दुनिया वालों के सामने मोहतात रहूँगा। मैंने उसे बताया कि हम किस मुहिम पर जा रहे हैं और उसे मेरे साथ एक तवील अरसा तक रूपोश रहकर किस तरह का रोल अदा करना है। वो समझ रहा था और अच्छी तरह समझने के लिए सवालात कर रहा था। मैंने कहा, तुम्हारे बहुत से सवालात के जवाब मैं नहीं दे सकता क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी के मुतालिक मेरी मालूमात महदूद हैं। अभी हम डॉक्टर से मालूमात हासिल करेंगे। वैसे डॉग मास्टर, तुम्हारा अपना क्या नाम है? जंगोरा रा, उसने जवाब दिया। गुलाम का नाम जंगोरा रा है। मैं जनूबी अफ्रीका के एक मुकाम कतंगा में पैदा हुआ। बचपन से जवानी तक घने जंगलों में रहा। एक बार एक अंग्रेज शिकारी ने मुझे नंगे हाथों एक शेर से लड़ते देखकर अपना मुलाजिम रख लिया। मैंने अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी कपड़े पहनना सीख लिया। वो शिकारी मुझे युगंडा ले गया। वहाँ एक अंग्रेज औरत थी, मुझे अपने साथ सोने के लिए कहती और खूंखार कुत्तों को सुधाती। एक बार मैं उस औरत को सीधा कर रहा था कि उसका अंग्रेज साहब आ पहुंचा। वो गोरी औरत के साथ मुझ काले को बर्दाश्त न कर सका। फौरन ही रिवॉल्वर निकालकर मुझ पर फायर किया। गोली मेरी रान में लगी। इससे पहले कि वो दूसरा फायर करता, मैंने चीते की तरह छलांग लगाकर उसे दबोच लिया। मैं जंगल के दरिंदे को 2 हाथों से दबोचता हूँ। अंग्रेज बहादुर की गर्दन एक ही हाथ में आ गई। मैं पिछली सीट पर बैठा जंगोरा की बातें सुन रहा था। स्टीयरिंग को थामने वाले हाथों को देख रहा था। वाकई उसके दोनों हाथों के पंजे इतने बड़े और ऐसे फौलादी लग रहे थे कि इंसानी गर्दनों के लिए उसका एक ही फौलादी पंजा काफी होता। वो बोल रहा था, आदमी हो या जानवर, उसे हाथों से मसल मसल कर मारने में बड़ा मजा आता है। मुझे भूख लगी हो तब भी किसी को हलाक करने की खुशी में मैं और 24 घंटे भूखा रह सकता हूँ। मैंने कहा, यह दरिंदगी सिर्फ जंगलों में भली लगती है। आका, जंगल के दरिंदों ने मुझे सिखाया कि मैं उन्हें हलाक नहीं करूंगा तो वो मुझे चबा जाएंगे। मुहज़्ज़ब दुनिया में आकर पता चला कि इंसानों का जंगल सबसे ज्यादा खतरनाक है। दरिंदे भूख से मजबूर होकर हमला करते हैं। इंसान भूख से, गुरूर से, रंगो नस्ल की बर्तरी से और इक़्तिदार के लालच से मजबूर होकर हमले करता है। इसलिए मैं जवाबन हमले करता हूँ। मैंने आज तक किसी कमज़ोर को नुकसान नहीं पहुँचाया। मैंने कहा, शाबाश, तुम बहुत अच्छे हो। हाँ, वो तुम्हारी रान में गोली लग गई थी, फिर क्या हुआ? वो अंग्रेज़ औरत मुझे अस्पताल ले जाना चाहती थी। मैंने वहीं बैठे बैठे अपना लंबा सा चाकू निकाला,
फिर रान का थोड़ा सा गोश्त काटकर गोली निकाली। वो सिसकारी ले रहा था जैसे अपना गोश्त काटने में भी मजा आता हो। हमारी दुनिया में ऐसे अजियत पसंद लोग होते हैं जो दरिंदों की तरह अपना गोश्त भी चबा लेती हैं। मेरा ख्याल है कोई जानवर अपना गोश्त नहीं काटता होगा, ऐसा इंसान ही कर सकता है। बहरहाल मुझे एक अच्छा वफादार दरिंदा मिला था। वो अपने मुतल्लिक मजीद कुछ ना बता सका क्योंकि हम डॉक्टर होमागाची के बंगला के सामने पहुंच गए थे। मैंने कहा, यहाँ हमारी आमद के आसार नहीं रहने चाहिए। समझ गया आका, मैं इस कार को बहुत दूर छोड़कर आऊँगा। हाँ, पैदल वापस आना, ख्वाह कितनी ही देर हो जाए। इस बंगला का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। मैं कार से उतर गया। वो कार अपने साथ ले गया। बंगला के अहाते का मेन गेट खुला हुआ था। बंगला का दरवाज़ा भी खुला हुआ था क्योंकि वो लड़की डॉक्टर से मार खाकर उसी रास्ते से भागी थी। उसके भागने के बाद डॉक्टर औंधे मुंह बिस्तर पर गिर पड़ा। जब मैं उसकी ख्वाबगाह में पहुंचा तब उसी तरह नशा की हालत में सो गया। मैंने उस बंगला के एक एक हिस्सा में सामी के साथ पहुंचकर इत्मीनान हासिल किया। वहां कोई ना था, तमाम खिड़कियां बंद थीं। मैंने दरवाजों को भी बंद कर लिया। जंगोरा के लिए सिर्फ एक बैरूनी दरवाजे को खुला छोड़ दिया। फिर मैंने मेकअप से निजात हासिल की। गुसल खाने में अच्छी तरह मुंह हाथ धोने के बाद मैंने डॉक्टर होमागाची को बिस्तर से उठाकर कंधे पर लादा। फिर उसे बाथरूम के टब में लाकर बिठा दिया। इसके बाद ठंडे पानी के शावर को खोल दिया। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। बौखलाकर इधर उधर देखने लगा। कुछ नींद थी, कुछ नशा। उसे मेरा चेहरा धुंधला सा नजर आया। उसका दिमाग कह रहा था कि वो ख्वाब में फरहाद अली तैमूर को देख रहा है। मैंने कहा, डॉक्टर होश में आओ, मैं फरहाद हूं और तुम्हारे सामने खड़ा हूं। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखा, अपनी खोपड़ी को सहलाते, या फिर बाथिंग टब से निकलने के लिए उठने लगा। मैं उसे सहारा देकर ख्वाबगाह में लाया। वो सर हिलाकर बोला, हाँ, मैं ख्वाब नहीं देख रहा हूँ, तुम सचमुच फरहाद हो। मैंने कहा, चलो आराम से बैठो और मुझे बताओ कि प्लास्टिक सर्जरी के जरिया मेरे चेहरे को तब्दील करने में कितना वक्त लगेगा। वो बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता डॉक्टर था। शायद इसी गुरूर में मेरी अहमियत और शोहरत को भूल गया। नागवारी से बोला, क्या बकवास करते हो, रात के 2 बज रही हैं, ये मेरे आराम का वक्त है। मेरी बातों का जवाब दो, वरना पानी के टब में बेआराम रहोगे। क्या ये शरीफों का तरीका है? तुम कितने शरीफ और इंसान दोस्त हो डॉक्टर। अगर कोई गरीब आदमी प्लास्टिक सर्जरी के लिए आए तो तुम उसे झिड़क दोगे। ये तुम्हारी शराफत मैं जानता हूँ। वो गुस्सा से पलटकर बिस्तर के सराहने वाली मेज की तरफ गया। फिर उसके एक दराज को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर हाथ दूसरी दराज तक चला गया। उसने फिर पहली दराज की तरफ हाथ बढ़ाया। उसका हाथ मेज की सतह पर चला गया। उसने झिल्लाकर मेज पर मुक्का मारा। मैंने कहा, तुम सारी जिंदगी वो दराज खोलकर रिवॉल्वर नहीं निकाल सकोगे। वह बिस्तर के सिरे पर बैठकर बेबसी से मुझे देखते हुए बोला, वाकई तुम टेलीपैथी जानते हो। क्या तुम अपनी सलाहियत के जरिया मुझसे कोई काम लेना चाहते हो? हाँ, मैं अपने चेहरे में तब्दीलियां लाना चाहता हूँ। वो उठकर मेरे रूबरू आया। मेरे चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, अच्छी सूरत है, ख्वामखा बदलना चाहते हो? खुद को छुपाने के लिए मास्क मेकअप का सहारा क्यों नहीं लेते? मास्क भी पहचान लिया जाता है। मैं चाहता हूँ कि कभी पहचाना ना जा सकूं। क्या तुम समझते हो कि जबरन सर्जरी के मराहिल से गुजर जाओगे? हाँ, तुमने जबर के बावजूद कोई बदमाशी दिखाई तो मेरे हाथों से मरोगे। सर्जरी से पहले तुम्हें ऐसी दवाएं दी जाएंगी जिनके असर से तुम पर गनूदगी तारी होगी। ऐसे वक्त तुम्हारी हिफाजत कौन करेगा? ख्वाबगाह का दरवाजा खुला। जंगोरा बतीसी दिखाते हुए अंदर आया। भयानक से चेहरे के पसे मंजर में सफेद चमकते हुए दांत ऐसे लग रहे थे जैसे कच्चा चबाना जानते हूं। डॉक्टर ने सहमे अंदाज में थूक निकलकर पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं तुम्हारी मौत हूं। अपने आका की गफलत के दौरान तुम्हारी हर सांस के साथ रहूंगा। मैंने जंगोरा से कहा, इस ऊपर वाले दराज में रिवॉल्वर है, उसे अपने पास रख लो। उसने हुक्म की तामील की। मैंने डॉक्टर से कहा, तुम अभी से सर्जरी के लिए तैयार हो जाओ। उसके लिए जो जरूरी सामान है वो तमाम सामान तुम अभी जंगोरा के साथ जाकर अपने प्राइवेट ऑपरेशन थिएटर से ले आओगे। मुझे सर्जरी के तमाम मराहिल तफसील से बताओ। प्लास्टिक सर्जरी में ख्वाह 1 दिन लगे या 1 साल, इस पूरी मुद्दत में तुम इस बंगला से बाहर नहीं जा सकोगे। सुबह अपने सेक्रेटरी को उतनी मुद्दत तक छुट्टी देकर अपने दोस्त अहबाब और बीवी बच्चों को ये यकीन दिलाओ कि तुम बैंकॉक से अचानक ही बाहर जा रहे हो, इसलिए किसी से मुलाकात नहीं कर सकोगे। मैं तुम्हारे खाने पीने सोने जागने के औकात मुकर्रर करूंगा। तुम मेरे बताए हुए टाइम टेबल के मुताबिक उस वक्त तक जिंदगी गुजारोगे जब तक मैं यहाँ रहूंगा। उसके बाद तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। डॉक्टर ने कहा, मैं आज तक किसी का पाबंद नहीं रहा। अगर तुम अच्छी सूरत बनवाना चाहते हो तो मेरे मजाज के मुताबिक मेरा एहतराम करो, मुझ पर पाबंदियां आयद ना करो। जो बासलाहियत और काबिल एतमाद होती हैं मैं उनकी इज्जत करता हूँ। तुम बहुत बड़े मक्कार हो। चलो उठो, वरना टेलीपैथी तुम्हें उठाएगी। वो मुझसे बहस करना चाहता था। मैंने उसके दिमाग को एक झटका पहुंचाया। वो बिस्तर के सिरे पर बैठा हुआ था। चीखता हुआ फर्श पर गिरा। दोनों हाथों से अपने सर को थामकर कराहने लगा। ये एक छोटा सा नमूना है। अब तुम समझ लोगे कि दिमाग कैसे फोड़े की तरह दुखने लगता है। अगर अब भी समझ में ना आया तो बोलो, मैं तुम्हें ज़हनी अजियतों की इंतहा तक पहुंचा दूं। जंगोरा ने कहा, आप जहमत न करें, मुझे हुक्म दे, मैं ऐसे सीधा कर दूंगा। मैंने कहा, डॉक्टर अभी सर्जरी का सामान लाने तुम्हारे साथ जाएगा। तुम्हारे हाथों से इसे जिस्मानी चोटें पहुंचेंगी तो बाहर इसके मिलने वाले शुभात में मुब्तला होंगे, लिहाजा से जहनी अजियतों से गुजरना चाहिए। डॉक्टर होमागाची फर्श पर पड़ा हमारी बातें सुन रहा था और सोच रहा था कि उसकी जिद और उसका गुरूर काम नहीं आएगा।
अभी वो आला हुक्काम तक अपने असर और रसूख के जरिए मुझे गिरफ्तार नहीं करा सकेगा, लिहाजा मसलिहत से काम लेते हुए अभी मेरे हुक्म की तामील करेगा। बाद में मौका मिलते ही मुझसे इंतकाम लेगा। मैंने फिर उसे जहनी अजियत पहुंचाई। वो फर्श पर तड़पने लगा। मैंने कहा, तुम जब भी दुश्मन बनकर सोचोगे तुम्हारी यही हालत होगी। मैं दुश्मन बनकर नहीं सोच रहा हूं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं दोस्त बनकर। उसकी बकवास अधूरी रह गई। मेरे एक जहनी झटके से वो उछल कर खड़ा हो गया। मैंने कहा, मैं किसी की जुबान पर भरोसा करके उसे दोस्त नहीं मानता। मैं तुम्हारे दिमाग के चोर गोशों में मौजूद हूं। याद रखो, जब तक तुम आज़ादी से चलते फिरते रहोगे, मैं हर लम्हा तुम्हारे दिमाग में रहकर तुम्हारी बदमाशियों का हिसाब चुकाता रहूंगा। और जब मैं मौजूद नहीं होऊंगा तो जंगोरा तुम्हारे हाथ पांव बांधकर तुम्हारे सर पर मुसल्लत रहा करेगा। अब जाओ, सर्जरी के सारे इंतजामात करो। इसके बाद मैं तुम्हें सोने और आराम करने का मौका दूंगा। वो जाने लगा। मैंने कहा, ऐसे नहीं, पहले आदमी की तरह हुलिया बनाओ, अच्छा सा लिबास पहनो, मुस्कुराकर बातें करते रहो। यहां से जाने और वापस आने तक हशाश बशाश रहो। ये ना भूलना कि किसी वक्त भी तुम्हारी खोपड़ी में जलजला पैदा हो सकता है। और वो बिला चूं चरा मेरे अहकामात की तामील करने लगा। आध घंटा बाद वो एक जेंटलमैन की तरह जंगोरा के साथ चला गया। डॉक्टर होमागाची बड़ा ही खपती और बदमिजाज था। उस पर एक लम्हा के लिए भी एतमाद नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैं हर लम्हा उसके दिमाग से चिपका रहा। जंगोरा उसकी कार चलाता रहा और वो साथ वाली सीट पर बैठा सर्जरी के मुतालिक सोच रहा था। अगर किसी हादसा में किसी का चेहरा बिगड़ जाए और चेहरे की हड्डियों को नुकसान पहुंचे तो हड्डियों की मुरम्मत में और एक नए चेहरे की तख्लीक में पूरा साल गुजर जाता है। फरहाद का केस मुख्तलिफ है। इसके चेहरे की सिर्फ जिल्द में तब्दीलियां लानी होंगी। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लगेंगे और 2 माह के अंदर चेहरे की प्लास्टर पट्टियां खोल दी जाएंगी। 2 माह के दौरान मुझे कभी ना कभी इतना मौका ज़रूर मिलेगा कि मैं इंटेलिजेंस वालों को इतला दे सकूं। इस सोच के साथ ही मैंने उसका सर कार के डैशबोर्ड से टकरा दिया। वो हवास बागता होकर बोला, नहीं, मैं किसी को इतला नहीं दूंगा। ऐसा मैंने आदत से मजबूर होकर सोचा। रफ्ता रफ्ता गलत अंदाज में सोचने की आदत खत्म हो जाएगी। रफ्ता रफ्ता तुम्हें जहनी झटके मिलते रहेंगे तो जल्द ही सीधे हो जाओगे। वो अपना सर सहलाता रहा। 40 मिनट के बाद वो जंगोरा के साथ अपने एक प्राइवेट अस्पताल में पहुंचा। उसने जंगोरा की जुबान से कहा, रात को मेरी सूरत देखकर अस्पताल वाले सहम जाएंगे। मैं यहाँ कार में बैठा रहूंगा। मेरा आका तुम्हारे साथ रहेगा डॉक्टर, आप जाओ। डॉक्टर होमागाची अस्पताल में दाखिल हुआ। रात की ड्यूटी अंजाम देने वाला स्टाफ उसे देखकर सलाम करने लगा। उसने एक खास असिस्टेंट को बुलाकर सर्जरी के सामान और दवाओं की फहरिस्त बताई। फिर हुक्म दिया कि वो तमाम चीज़ें बाहर खड़ी हुई कार की डिग्गी में रख दी जाएं। फिर उसने एक मरीजा को देखा जिसके चेहरे के कई प्लास्टर खोल दिए गए थे। दूसरे दिन बाकी प्लास्टर खुलने वाले थे। उसने चेहरे का मुआयना करते हुए कहा, मैं बैंकॉक से बाहर जाने वाला हूँ, शायद कल ना आ सकूँ। डॉक्टर शेफर्ड, तुम इस चेहरे की बाकी पट्टियाँ खोल देना। वो हदायत देकर मरीजा के कमरे से बाहर आया। उसके ज़हन के चोर गोशा में ये बात थी कि हॉस्पिटल का स्टाफ किसी तरह उसकी मजबूरियों को समझ ले और मेरे शिकंजा से कोई उसे रिहाई दिला दे। उसने सोच के जरिए कहा, मिस्टर फरहाद, मैं टॉयलेट में जाना चाहता हूँ। ऐसी जगह आपको मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए भाई? ये शर्म की बात है। टॉयलेट में आदमी अकेला ही जाता है। तुम्हारे जैसे बेशरम अपनी ख्वाबगाह में औरतों से नहीं शर्माते। मुझसे टॉयलेट में क्यों शर्माओगे? उसे मजबूरन टॉयलेट में जाना पड़ा। उसने वापस आकर अपनी सेक्रेटरी को फ़ोन किया। वो परेशान होकर सोच रहा था कि फरहाद जापानी ज़ुबान जानता है, कोई इशारेबाजी नहीं चलेगी। उसने सेक्रेटरी से कहा, मेरी कुछ मसरूफियात ऐसी हैं कि मैं 2 माह तक गैर हाजिर रहूँगा। अपने प्राइवेट बंगले के टेलीफोन का कनेक्शन काट रहा हूँ, लिहाजा तुम भी मुझसे रब्ता न रखना। सेक्रेटरी ने पूछा, अगर मादाम ने कुछ पूछा तो कह देना कि मैं बैंकॉक से बाहर गया हूँ और किसी दिन उससे फ़ोन पर बात करूँगा। तुम्हारी डायरी में जितने लोगों से अपॉइंटमेंट हो उन्हें 2 माह के लिए मुलतवी कर दो। दैट्स ऑल। सेक्रेटरी को सारी बातें समझाने के बाद वह अस्पताल से बाहर आया। अपने खास मातियत डॉक्टर से रुखसती मुसाफिया करके कार में आकर बैठ गया। मैं उस बदमजाज डॉक्टर को अच्छी तरह समझ गया था। उसे ज़रा भी ढील मिलती तो वह मेरे खिलाफ कानून की पनाह में पहुंच जाता, इसलिए मैं एक लम्हा के लिए भी उससे गाफिल नहीं रहा। 40 मिनट बाद वो और जंगोरा मेरे पास पहुंच गई। मैंने कहा, डॉक्टर, ये मरहला तय हो गया। अब बताओ, क्या इस बंगला में 2 माह का राशन मौजूद है? उसने जवाब दिया, नहीं, कभी कभी राशन और दवाओं के लिए बंगले से बाहर जाना होगा। मैंने कहा, कोई ज़रूरी नहीं, दवाएं लाकर फ्रिज में रखी जा सकती हैं, राशन भी स्टॉक किया जा सकता है। खाने की जो चीज़ें सड़गल जाती हैं वो खरीदी ना जाएं। इस वक्त डे एंड नाइट शॉपिंग सेंटर से ज़रूरत की तमाम अशिया खरीदी जा सकती हैं। जाओ, ये मरहला भी तय करके आ जाओ। वो फिर चले गए। मैंने सामी को सहलाते हुए कहा, मेरी जान, तुम आराम से सो जाओ। जब मैं सोने जाऊंगा तो तुम मेरे पास पहरा देती रहोगी, ठीक है ना? वो डॉक्टर के बिस्तर पर जाकर बैठ गई। मैं डॉक्टर के दिमाग में पहुंच गया। अब वो मेरे खिलाफ सोचने से परहेज कर रहा था। कोई साजिशी सोच पैदा होती तो उसे फौरन ही दिमाग से झटक देता। मैंने उसे नहीं छेड़ा, उसे खुद ही अपनी मुखालफाना सोच से लड़ने के लिए छोड़ दिया। दुकान में खरीदारी के दौरान उसने सोचा, 1 घंटा से फरहाद ने मुझे मुखातिब नहीं किया, क्या वो सो रहा है? उसने सोच के जरिए आवाज़ दी, मुझे पुकारा, मगर मैं खामोश रहा। तब उसके अंदर साजिशी तहरीक पैदा हुई।
उसने दुकान से ऐसी इंजेक्ट करने वाली दवा खरीदी जो जिस्म में पहुंचकर आहिस्ता आहिस्ता जहर की तरह फैलती थी और दिमागी तौर पर नाकारा बना देती थी। उसने वो दवा खरीदकर दूसरी दवाओं के साथ रख ली। जब वो जंगोरा के साथ राशन और दवाएं लेकर वापस आया तो मैंने कहा, डॉक्टर, वो स्लो पॉइजन वाली दवा निकालकर जंगोरा को दे दो। वो एकदम से घबरा गया। जल्दी से दवा निकालकर देते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं दरअसल। मैंने उसके दिमाग को कंट्रोल में लिया तो वो बातें भूल गया। सामने वाली दीवार से जाकर सर को टकराया। फिर मैंने उसके जहन को आज़ाद छोड़ दिया। उसके सर से खून बह रहा था। वो तकलीफ की शिद्दत से कराहने लगा। मैंने एक जहनी झटका पहुंचाया तो वो चीखने लगा, मुआफ़ी मांगने और कस्में खाने लगा कि आइंदा वो कभी मेरी मुखालफत नहीं करेगा। जंगोरा ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहा, मेरा आका दिमागों की दुनिया का बादशाह है, उसके कहर से डरो, तौबा करो, कस्में खाओ, दूसरी गलती ना करो। दूसरी गलती के बाद जिंदा रहने की गलती नहीं कर सकोगे। मैंने कहा, डॉक्टर, जहां खड़े हो वहीं फर्श पर लेट जाओ। मैं तुम्हें 5 घंटे तक सोने की इजाज़त दूंगा। उसके बाद मैं 4 घंटे की नींद हासिल करूंगा, यानी 9 घंटे के बाद तुम चाहो तो सर्जरी का पहला अमल शुरू कर सकती हो। वो सहमा हुआ था, फौरन ही फर्श पर लेट गया। ज़हनी झटके खाने के बायस उसका दिमाग फोड़े की तरह दुख रहा था। मैंने उसे ट्रांस में लेकर गहरी नींद सुला दिया। जंगोरा मेरे हुक्म के मुताबिक दूसरे कमरे में सोने चला गया। सामी भी सो रही थी। तब रसवंती ने कहा, फरहाद, मैंने कई बार तुम्हें मुखातिब करना चाहा। मैं ये देखकर चुप रही कि इस बात दिमाग डॉक्टर की निगरानी कर रहे हो। मुझे मदाखलत नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपना हाल सुनाओ। अभी तक खैरियत है। बर्मी हुकूमत मेरी वजह से बहुत परेशान है। उसकी सरहदों पर बड़ी ताकतें मोर्चा बना रही हैं। बड़े ममालिक के नुमाइंदे कल सुबह 10 बजे फर्दन मुझसे मुलाकात करेंगे। मैं पहले से बता दूं, हर एक की ख्वाहिश ये होगी कि मैं उनके मुल्क में पनाह लूं। तुम कहाँ रहना चाहती हो? मुस्तकिल रिहाइश के लिए मैं अपने देश को पसंद करती हूँ। मैंने कहा, मास्क मैन भी यही चाहेगा कि तुम हिंदुस्तान में रहो, मगर सुपर मास्टर तुम्हें हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगा। फरहाद, तुम क्या मशवरा देते हो? तुम्हें अपने ही देश में रहना चाहिए। अब मैं भी पाकिस्तान वापस जाऊंगा। तुम हिंदुस्तान आ जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। हम वहाँ अजनबी की हैसियत से मिलेंगे। लोगों की दानिश्त में रफ्ता रफ्ता दोस्ती करेंगे। कोई तुम पर शुबा नहीं करेगा। रसवंती, तकदीर को मंजूर होगा तो ज़रूर तुम्हारे पास आऊँगा। फिलहाल मैं माजी के तमाम रिश्ते तोड़कर, दुश्मनों को भूलकर और नई दोस्ती के जज्बों से तौबा करके अपने वतन में कुछ अरसा गुजारना चाहता हूँ। मैंने पिताजी और वसंती को तुम्हारी मौत के बारे में बताया है। वो बहुत दुखी हैं। कल के अखबारात में बेनी, शर्लक और सोनिया भी तुम्हारी मौत की खबर पढ़ेंगे। किसी को यकीन हो या ना हो, मैं यही तासुर दे रही हूँ कि अब तुम इस दुनिया में नहीं रहे। शुक्रिया रसवंती, मैं भी यही चाहता हूँ। वो सोने के लिए चली गई। मैंने डॉक्टर होमागाची की तरफ देखा। वो फर्श पर गहरी नींद सो रहा था। मैंने उसकी जेब से चाबियां निकाली। सबसे पहले आयरन सेफ को खोलकर देखा। अंदर एक खाने में नोटों की गड्डियां थी। दूसरे खाने में चिरमी थैलियां बंधी हुई थीं। उन्हें खोलकर देखा। उनमें बेशकीमत हीरे थे। तीसरे खाने में बहुत सारे ट्यूब्स रखे हुए थे। उनमें फेस क्रीम थी। चेहरे की जिल्द को मुलायम रखने के लिए उस क्रीम से मसाज किया जाता। ऐसी चीज़ें ठंडी जगह पर रखी जाती हैं। ट्यूब्स पर भी यही लिखा हुआ था। तिजोरी में छुपा कर रखने की कोई खास वजह हो सकती थी। डॉक्टर के ख्वाबीदा जहन को कुरीदने से मालूम हुआ कि हर ट्यूब में क्रीम भरी हुई है और क्रीम के दरमियान नन्हे कीमती हीरे छुपा कर रखे गए थे। वहाँ 20 अदर ट्यूब्स थे और वह तमाम ट्यूब्स अपनी बीवी मादाम सबूरा के जरिए जापान स्मगल करने वाला था। मैंने तिजोरी बंद कर दी। फिर एक आहनी अलमारी खोली। उसमें फाइलें, खूबसूरत दोशीज़ाओं और खूबरू मर्दों की बेशुमार तस्वीरें रखी हुई थीं। कई तस्वीरों के खाके बने हुए थे। डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी से पहले ऐसे ही खाके तैयार करता था। मैं एक एक फाइल को खोलकर तस्वीरें देखने और उनकी रिपोर्ट पढ़ने लगा। एक फाइल मेरे मतलब का निकला। उसमें एक खूबरू पाकिस्तानी जवान तारिक महमूद की तस्वीर और उसकी सर्जरी रिपोर्ट थी। ट्रेन के एक हादसा में तारिक महमूद का चेहरा बिगड़ गया था। तारिक की बीवी शहनाज उसे डॉक्टर के पास लाई। शहनाज इतनी हसीन थी कि डॉक्टर ने फौरन ही वो केस ले लिया, बल्कि उसी बंगला में पाकिस्तानी मियाँ बीवी को मेहमान बनाकर ठहराया। रिपोर्ट के मुताबिक सर्जरी के जरिया डॉक्टर महमूद के चेहरे की मुरम्मत हो गई। फिर दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी पाकिस्तान वापस चले गए। मुझे इस रिपोर्ट पर यकीन नहीं आया, क्योंकि इसी फाइल में शहनाज की तस्वीर थी। उसके हुस्न को देखकर यह शुबा होता था कि डॉक्टर होमागाची जैसे हवस परस्त ने उस हसीना को फीस के तौर पर हासिल किया होगा। मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हुआ कि सही मालूमात हासिल करूं, अगरचे मैं गैर ज़रूरी ख्याल ख्वानी से परहेज करना चाहता था। यूँ कहना चाहिए कि एक आदत ही हो गई और आदत से आहिस्ता आहिस्ता ही पीछा छुड़ाया जा सकता है। मैंने शहनाज की तस्वीर देखी। उसकी कमल कटोरा जैसी गहरी सी आंखों में झांका और उसके दिमाग में पहुंच गया। उस वक्त पाकिस्तान में 4:05 हुए थे। सुबह होने वाली थी। शहनाज गहरी नींद सो रही थी। सुबह के सुहाने ख्वाब देख रही थी। मैंने उसकी सोच में डॉक्टर का नाम लिया। ख्वाब की स्क्रीन पर डॉक्टर नजर आने लगा। वह शहनाज का हाथ थामकर उसे आगोश में लेना चाहता था, लेकिन वो कतराकर निकल गई। कहने लगी, मेरी मर्जी के बगैर मेरा शौहर भी मुझे हाथ नहीं लगा सकता। तुम किस खेत की मूली हो? वो बोला, मैं यहाँ का सबसे दौलतमंद डॉक्टर हूँ। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। उसने तिजोरी खोलकर हीरे जवाहरात दिखाए। शहनाज की आंखें खुशी से चमकने लगीं। वो बोली, अभी तारिक के चेहरे को मुरम्मत करने में महीनों लगेंगे।
मुझे कुछ रोज सोचने की मोहलत दो। मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त देगा तो मैं तुम्हारी आगोश में आ जाऊंगी। डॉक्टर राजी हो गया। शहनाज ने उस दिन से अदाएं दिखा दिखा कर डॉक्टर को ललचा ललचा कर नीम पागल सा बना दिया। जब वो सर्जरी में मसरूफ था तब शहनाज ने एक एयरवेज एजेंट के पास जाकर पाकिस्तान वापस जाने के लिए एक फ़्लाइट में सीट रिजर्व करवा ली। दूसरी सुबह 4 बजे रवानगी थी। उसी शाम से उसने डॉक्टर को ललचाना और शराब पिलाना शुरू कर दी। रात 10 बजे तक वो डॉक्टर के साथ कार में घूमती रही। अगली सीट पर बैठी उसे जाम बना कर देती रही। डॉक्टर उसे चूमने की ख्वाहिश करता तो वो कहती, अभी सब्र करो, मैं अपने ज़मीर को कुचलने की कोशिश कर रही हूँ। 11 बजे वो बंगले में वापस आए। तारिक की हालत बहुत नाजुक थी, मगर वो दोनों ख्वाबगाह में चले गए। डॉक्टर ने नशा की हालत में ज़बरदस्ती शुरू की, मगर शहनाज की तेज़ी और तर्रारी के आगे लड़खड़ाने लगा। उसकी आदत थी कि वो गुस्सा में और ज़्यादा पीता था, और शराब की खासियत है कि गुस्सा में नशा और बढ़ाती है। नतीजा ये हुआ कि उस पर नीम बेहोशी की हालत तारी हो गई। शहनाज ने उसे उलट पलट कर देखा, फिर जेब से चाबी निकालकर तिजोरी साफ कर दी। हीरे जवाहरात को मेकअप के सामान में छुपा कर रखा, फिर तमाम सामान के साथ नोटों की गड्डियां अटैची में रखकर वहां से फरार हो गई। उसने तारिक को छोड़ दिया। हीरे जवाहरात ने मियाँ बीवी के रिश्ते को तोड़ दिया। मैंने उसकी ख्वाबीदा सोच से कहा, तारिक कहाँ होगा, किस हाल में होगा? उसकी सोच ने कहा, पता नहीं कहाँ मर गया है। उसे अब तक वापस आ जाना चाहिए था। मैं पहले भी उसे छोड़कर चली जाती थी, वो मेरे पीछे पीछे दौड़ा आता था। मैं यही सोचकर उसे छोड़ आई थी कि वो मेरा दीवाना है, अपने इलाज के बाद वापस आ जाएगा। 10 माह गुजर चुके हैं, अब तक नहीं आया। शायद इलाज मुकम्मल नहीं हुआ। मैंने तारिक महमूद की तस्वीर देखी, उसकी आंखों में झांका, उसकी सोच को तलाश किया, मगर वो अपनी तमाम सोचों के साथ फना हो चुका था। मैंने डॉक्टर के ख्वाबीदा दिमाग से मालूमात हासिल की। डॉक्टर के सर से जब शराब का नशा उतरा तो खुली हुई खाली तिजोरी ने उसे सब कुछ समझा दिया। वो गुस्सा से पागल हो गया। उसने शहनाज को आवाज़ें दी। उस कमरे में गया जो शहनाज के लिए मखसूस था। अब वहाँ शहनाज का सामान भी ना था। वो गुस्सा से तुनतुनाता हुआ उस कमरा में गया जहाँ तारिक महमूद जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला था। डॉक्टर ने शहनाज को हासिल करने की धुन में उसके इलाज पर तवज्जो नहीं दी। उस वक्त वो शहनाज को पुकार रहा था, पीने के लिए 2 घूंट पानी मांग रहा था। डॉक्टर ने गुस्सा में उसकी गर्दन दबोच ली। तारिक पहले ही जख्मों से चूर था, बीमार था, कमज़ोर था। उसने जिंदा रहने के लिए कमज़ोर सी जिद्दोजहद की, फिर ठंडा पड़ गया। डॉक्टर बुड़बुड़ाता रहा, उसका गला घोंटता रहा, सुअर के बच्चे, तुम मियाँ बीवी ने मुझे लूट लिया है। वो चोर की औलाद भाग गई, मगर मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाद में डॉक्टर को अपनी हमाकत का एहसास हुआ। वह जुनून की हालत में कातिल बन गया था। तफ्तीश करने वाले मालूम कर लेते कि गला घोंट कर मारा गया है। दूसरा ये कि चोरी की रिपोर्ट में वो हीरे जवाहरात का जिक्र नहीं कर सकता था। वो सब स्मगल होने वाला माल था। यूं भी उसके पास इतना वक्त नहीं होता था कि वो थाने और अदालत के लिए कुछ वक्त निकाल सकता। एक तो प्लास्टिक सर्जरी का पेशा था, दूसरे मादाम सबूरा के जरिए हीरों की स्मगलिंग का धंधा। उसने कानूनी उलझनों से बचने के लिए मुर्दा तारिक के चेहरे से प्लास्टर की पट्टियां नोच लीं। कार के हादसे में चेहरा ऐसा बिगड़ गया था कि वो पहचाना नहीं जा सकता था। डॉक्टर ने उसकी लाश को कार की डिग्गी में बंद किया, फिर दूर जाकर उसे फेंक आया। मैं जिस बंगला में प्लास्टिक सर्जरी के लिए आया था वहां डकैती और कत्ल का बहुत बड़ा ड्रामा खेला जा चुका था। मैंने मकतूल तारिक महमूद की तस्वीर को देखा। अब मकतूल की शख्सियत को दोबारा जिंदा रखना मेरा काम था। उस अलमारी में तारिक महमूद का पासपोर्ट, डायरी और दूसरे कागजात रखे हुए थे, जैसे मेरे ही लिए रखे गए हों। डॉक्टर को चाहिए था कि वो बाहसीयत एक कातिल उन तमाम कागजात को ज़ाया कर देता, अपने खिलाफ कोई सबूत ना रखता। ये तमाम सबूत संभाल कर रखने की यकीनन कोई खास वजह हो सकती थी। डॉक्टर के ख्वाबीदा जहन ने मुझे बताया कि वो किसी ऐसे ज़रूरतमंद शख्स की तलाश में है जो तारिक महमूद की जगह कद्देआवर हो और उर्दू अंग्रेज़ी बोलना जानता हो। वो ऐसे शख्स को एतमाद में लेकर और भारी मुआवजा देकर उसे प्लास्टिक सर्जरी के जरिया तारिक महमूद बनाएगा, उसे पाकिस्तान रवाना करेगा। शहनाज तकरीबन 22 लाख डॉलर के हीरे ले गई थी। पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए बनते थे। डॉक्टर नकली तारिक के जरिया वो तमाम माल वापस हासिल कर सकता था और शहनाज को कत्ल करा सकता था। डॉक्टर होमा गाची और शहनाज के टकराव से मुझे कोई दिलचस्पी न थी। दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने वाला फरहाद अपनी ज़ाहिरी शख्सियत को ख़त्म कर रहा था। 2 माह बाद मैं तारिक महमूद कहलाऊंगा और अपने वतन पाकिस्तान की मिट्टी को चूमने जाऊंगा। ज़रा ये भी देख लूँ कि दुनिया वाले मुझे शराफत से जीने देते हैं या नहीं। मैं बिस्तर के सरहाने मरीजों की तरह टेक लगाए बैठा था। मेरे सामने तकरीबन 20 फुट की दूरी पर मुखालिफ सिमत की दीवार पर कद्दे आदम आईना लगा दिया गया। उस आईने में मैं खुद को लेटे हुए और बैठे हुए देख सकता था, मगर अपनी सूरत नहीं देख सकता था, क्योंकि अभी मेरी कोई सूरत नहीं थी, अभी मेरी कोई पहचान नहीं थी, क्योंकि अभी मेरा तमाम चेहरा प्लास्टर की पट्टियों में छुपा हुआ था। सिर्फ आंखें देखने के लिए आज़ाद थीं। अगर हम अपने आप पर गौर करें तो ये इंकशाफ होगा कि अक्सर हमारे पास अपना चेहरा और अपनी पहचान नहीं होती। हम दूसरों की तरह बालों का स्टाइल बदलते हैं। जहाँ हमारी फितरत हमें मुस्कुराने को कहती है, वहाँ हम रोबतारी करने वाली संजीदगी इख्तियार करते हैं। हम जो अंदर हैं वो बाहर चेहरे से जाहिर नहीं करते, तो फिर वो चेहरा हमारा कैसे हो सकता है? वो बनावटी चेहरा एक बहरूप होता है और हम सब दानिस्ता या ना दानिस्ता
बहरूपिये बनकर जिंदगी गुजारती हैं। मैंने चेहरे की पट्टियों पर हाथ रखा। इतना मालूम था कि इन पट्टियों के पीछे फरहाद अली तैमूर का पैदाइशी चेहरा नहीं रहा। अब वहां से तारिक महमूद का चेहरा तुलू होने वाला था। तकरीबन 6 हफ्ते गुजर गए। मैं, डॉक्टर होमागाची, सामी और मेरा खुद साख्ता गुलाम जंगोरा 6 हफ्ते से सब के सब इस बंगले की 4 दीवारी में महदूद हो गए थे। दिन को बंद खिड़कियों और दरवाजों पर पर्दे पड़े रहते थे। रात को किसी कमरे में बत्ती नहीं जलाई जाती थी। अलबत्ता तारीकी में खिड़कियां खोल दी जाती थीं। डॉक्टर ने एक आध बार बाहर चहलकदमी की इजाजत मांगी, मगर हमने उसे खिड़की से बाहर झांकने का भी मौका नहीं दिया। डॉक्टर अब बैद की तरह सीधा हो गया था, क्योंकि इस दौरान उसकी कई साजिशें नाकाम हुई थीं और वो नाकाबिले बयान जहनी अजियतों से गुजरने की सजाएं पा चुका था। एक तो मेरी टेलीपैथी ने उसे बेबस कर रखा था, दूसरे जंगोरा को देखकर वो खौफ से लरजने लगता, तीसरी सामी एक अजूबा थी। डॉक्टर के तेवर बदलते तो वो घुराने लगती। एक बार उसने उछलकर उसके मुंह पर पंजा भी मारा। तब से डॉक्टर समझ गया था कि वह ऐसी पुरस्कार हस्तियों के दरमियान फंसा हुआ है जिन्हें इंसानी अक्ल नहीं समझ सकती। इस बंगला के अंदर हमारी एक महदूद दुनिया थी। इससे बाहर सारी दुनिया में क्या हो रहा है इसकी हमें परवाह नहीं थी। डॉक्टर होमागाची, जंगोरा और सामी का रिश्ता बाहरी दुनिया से टूट गया। सिर्फ रसवंती से मेरा राब्ता कभी कभी कायम हो जाता था। इन 6 हफ्तों के दौरान जो कुछ होता रहा उसका खुलासा ये है कि रसवंती को हासिल करने के लिए मास्क मैन और सुपर मास्टर के दरमियान ठन गई। मेरी रूपोशी की दूसरी सुबह अखबारात ने मेरी मौत की खबर शाया की। सुबह या 10 दिनों तक अखबारात में मेरे जिंदा और मुर्दा रहने की बहसें जारी रहीं। फिर रफ्ता रफ्ता मेरा जिक्र खत्म होने लगा। बड़े ममालिक के दरमियान रसवंती तनाज़े का बायस बन गई। अगरचे वह ऐलान कर चुकी थी कि हिंदुस्तान में रिहाइश इख्तियार करेगी, लेकिन उस देश में मास्क मैन का बोलबाला था और सुपर मास्टर को वहां रसवंती की रिहाइश मंजूर नहीं थी। सूरत हाल ये थी कि एक मुल्क रसवंती को हिंदुस्तान पहुंचाना चाहता, दूसरा मुल्क उसे रोक रहा था। रसवंती खुद भी जा सकती थी, मगर काली बलाओं ने उसे घेर रखा था। वो बलाएं दिन रात सोते जागते उसके सामने मौजूद रहती। हर 6 घंटे के बाद उनकी ड्यूटी बदलती और कोई दूसरी बला रसवंती के पास पहुंच जाती। रसवंती बाथरूम वगैरह में तन्हाई चाहती तो कोई औरत अपने सीने से वही बम बांधे बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी हो जाती। मैं नहीं जानता कि अपने पिताजी और बहन की सलामती के लिए रसवंती एक दिन इसी तरह बेबसी से कैद होकर रह जाएगी। मैं और रसवंती टेलीपैथी से उन्हें दहशत ज़दा कर सकते थे जो मौत से डरते हैं, मगर वो काली बलाएं खुद ही मौत को अपने सीने से लगाए फिरती थीं। उन्हें नुकसान पहुंचाने का मतलब ये होता कि रसवंती भी उनके साथ बम के फटने से फना हो जाती। मेरा ख्याल था कि उन काली बलाओं की पुश्त पर सुपर मास्टर है। बड़ी ताकतों में वही एक ऐसा था जिसके दिमाग तक मैं नहीं पहुंच सका था। वैसे काली बलाओं के मुतालबात से अंदाजा होता था कि वो सुपर मास्टर की हमायत में है। उनका एक मुतालबा यह था कि रसवंती किसी भी ऐसे मुल्क में ना रहे जहां मास्क मैन का असर है। दूसरा मुतालबा यह था कि रसवंती अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान में से किसी एक मुल्क में रहे। ये मुतालबा पूरा होते ही काली बलाएं उसका पीछा छोड़ देंगी